ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH प्रतिभा से अजेय तक। अध्याय 41 आत्मा प्रशिक्षण विधि। क्या किसी प्रतिद्वंद्वी को हराने का इनाम हमेशा ये आत्मा अंग ही होते हैं? जियाओ यान ने सोचा, क्योंकि उसने देखा कि एक और प्रतिद्वंद्वी को हराने के बाद उसके आत्मा अंग 2 से बढ़कर 4 हो गए। ये आत्मा अंग जियानान अकादमी में क्रेडिट के समान थे और संभवतः क्यूई विधियों, डू तकनीकों और खेती के संसाधनों के लिए बदले जा सकते थे। उसने अभी अभी एक और प्रतिद्वंद्वी को हराया था, लेकिन इस बार उसे मिले आत्मा अंग पहले से ज्यादा थे। जियाओ यान ने अनुमान लगाया कि ऐसा संभवतः इसलिए था क्योंकि उसके प्रतिद्वंद्वी के पास 2 आत्मा अंग थे और उन्हें हराकर उसने अनिवार्य रूप से उनके अंक लूट लिए थे और उन्हें अपने अंक में जोड़ लिया था। जियानान अकादमी की इन अकादमी परीक्षा की अंतिम टीम प्रतियोगिता में एक परीक्षा वरिष्ठ छात्रों द्वारा अग्नि ऊर्जा की लूट से बचने के लिए थी। उसे नहीं पता था कि वह इन आत्मा अंकों को किससे बदल सकता है, क्योंकि वह भी नहीं जा सकता था। हालांकि ये देखते हुए कि यह केवल लोहवान क्लास का परीक्षण मैदान था और उसके प्रतिद्वंद्वी अब तक मध्यवर्ती स्टारडू प्रैक्टिशनर थे, उसे आश्वस्त महसूस हुआ। दोनों लगातार प्रतिद्वंद्वी उससे कमजोर थे। एक बार जब उसका मूल्यांकन ग्रेड बढ़ गया तो पुरस्कार निश्चित रूप से बेहतर होंगे। यह मुझे कुछ साल पहले खोजे गए कीमियागर के अवशेष की याद दिलाता है। कुछ साल पहले एक जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाली टीम वुटेन शहर के बाहर एक जंगल में तीसरे दर्जे के कीमियागर के अवशेष पर ठोकर खाए। इस खोज ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी और यहाँ तक कि मितीर नीलामी घर ने भी मास्टर गोनी को कुछ प्राचीन गोली व्यंजनों को प्राप्त करने की उम्मीद में व्यक्तिगत रूप से अवशेष का दौरा करने के लिए कहा। वुटेन शहर के सभी गुट कीमियागर के अवशेष की रक्षा करने वाले तंत्रों पर काबू पाने के लिए एकजुट हो गए थे। हालांकि जियाओ यान ने भाग नहीं लिया, लेकिन उसने जियाओ जान से सीखा कि तंत्रों को समझने की कोशिश में कई लोग मारे गए थे, जिनमें जियाओ कबीले के कुछ शिष्य भी शामिल थे। हॉल ऑफ सोल्स का परीक्षण मैदान अब पूरे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में फैले एक अवशेष की तरह लग रहा था, जहां अनगिनत खजाने की तलाश करने वाले इसके खजाने की खोज में मारे गए। एक गुनगुनाहट की आवाज ने उसके विचारों को बाधित किया। उसका ध्यान पास के एक गठन की ओर खींचा जो एक टेलीपोर्टेशन सरणी जैसा था। उसने सोचा, ओह, क्या मुझे कहीं और जाने का समय आ गया है? दूसरा लड़ाई मंच पहले से बिल्कुल अलग था। ठंडी हवा के झोंके ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। बर्फ। जियाओ यान ने सफेद विशाल ग्लेशियर पर कदम रखा। हालांकि ग्लेशियर का क्षेत्र बड़ा नहीं था, केवल एक फुटबॉल मैदान के आकार का था। ये पहले क्षेत्र के समान ही था जिसमें से बाहर निकलना असंभव था। दहाड़ दहाड़ दहाड़। 3 रैंक एक आइस एट्रीब्यूट जादुई जानवर आइस स्नो डेमन भेड़िए हुआ। एक रैंक एक जादुई जानवर एक डू प्रैक्टिशनर की ताकत के बराबर था। हालांकि डू प्रैक्टिशनर आमतौर पर डू तकनीक का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन जादुई जानवरों के भौतिक शरीर बहुत ज्यादा मजबूत थे। जिस माहौल में वे पनपते थे वहां साधक उनके सामने टिक नहीं पाते थे। जब वह सोच रहा था तो दसियों मीटर दूर 3 बर्फीले स्नो डेमन भेड़ियों ने पहले ही अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया था और ठंडी हवा के 3 बर्फीले हड्डियों को कंपा देने वाले झोंके तेजी से अंदर आ गए। एक पल में ठंडी हवा के 3 झोंके विशाल सफेद लहरों की तरह जियाओ यान की ओर बढ़े। अगर वह ठंडी लहर में समा जाता तो वह निश्चित रूप से बर्फ की मूर्ति बन जाता। जहां भी ठंडा कोहरा गुजरता, हिमनद भूमि बर्फ की और भी मोटी परत से ढक जाती। जियाओ यान आत्मविश्वास से मुस्कुराया। 14 साल की उम्र में एक 3 स्टार डू प्रैक्टिशनर के रूप में वह पहले से ही वुटेन शहर के जंगलों में बिना किसी चोट के एक रैंक एक जादुई जानवर को अकेले ही मारने में सक्षम था। वह तब भी लड़ने और पीछे हटने में सक्षम था जब 3 रैंक एक जादुई जानवरों ने उस पर हमला किया। हालांकि ये 3 आइस एट्रीब्यूट आइस स्नो डेमन भेड़िए जानते थे कि अपने जानवर कौशल का उपयोग ठंडी हवा के झोंकों को छिड़कने के लिए कैसे किया जाता है, लेकिन शक्ति केवल हुआन क्लास डू तकनीक के स्तर पर थी। अब वे उसके लिए खतरा कैसे बन सकते थे? फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी, सुनामी ऑफ फ्लेम्स। जियाओ यान ने भारी जुबान शासक का उपयोग किए बिना लुओबो और अन्य को हराने वाली चाल को अंजाम दिया। अपने हाथ की एक झटके से गर्मी की एक लहर तुरंत ठंडी ज्वार से टकरा गई, जिससे बर्फ और आग का टकराव हुआ। उसकी निगाहें भयंकर हो गईं। एक पल में उसका डूक्यूई घूम गया क्योंकि उसने ग्लेशियर पर अपना दाहिना पैर पटका, एक ऐसी छवि में बदल गया जो ठंडी ज्वार से गुजरी। ऑक्टेन ब्लास्ट। घुटने का वार। जियाओ यान ने एक जोरदार छलांग लगाई। उसका दाहिना घुटना बीच वाले भेड़िए पर लगा। छिपी हुई शक्ति की 8 परतें फट गईं, जिससे भेड़िए की अंदरूनी हड्डियां और मांस तुरंत चकनाचूर हो गए और वे गूदे में बदल गए। दहाड़। अन्य 2 बर्फीले हिमदानव भेड़ियों ने बाएं और दाएं से हमला किया। उसने अपनी आध्यात्मिक धारणा का विस्तार किया और फुर्तीले कदमों से उनके हमले को आसानी से चकमा दिया। जैसे ही उसने चकमा दिया, उसने बर्फीले हिमदानव भेड़ियों की गर्दन पकड़ ली और एक तेज हथेली के वार से उनकी गर्दन तोड़ दी। पूरी लड़ाई 10 सेकंड से ज्यादा नहीं चली।
ज़ियाओयान जादुई जानवरों से निपटने में बहुत कुशल था क्योंकि वह अक्सर कीमिया के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करने और औषधीय अवयवों की पहचान करने के लिए अकेले पहाड़ों में जाता था। इसलिए जब जादुई जानवरों से लड़ने की बात आती थी तो वह व्यावहारिक रूप से एक विशेषज्ञ था। जैसा कि अपेक्षित था, आत्मा अंक 10 तक पहुंच गए, प्रत्येक राक्षस भेड़िए के लिए 2 अंक। जब आत्मा अंक 10 तक पहुंच गए तो टोकन ने एक फीकी भूतिया चमक उत्सर्जित की। लोहुआन क्लास शब्द धीरे धीरे बदलकर इंटरमीडिएट हुआन क्लास हो गया। परिवर्तन यहीं समाप्त नहीं हुए। एक के बाद एक 2 टेलीपोर्टेशन पोर्टल दिखाई दिए और सभी दिशाओं से एक आत्माहीन आवाज गूंज उठी। लोहुआन क्लास के सभी परीक्षणों को पूरा करने के बाद आपको लोहुआन क्लास सोल एनवॉय की उपाधि दी जाती है। आप परीक्षण स्थल से बाहर निकलकर संसाधनों के लिए सोल पॉइंट का आदान प्रदान करने के लिए ट्रेजर हॉल में प्रवेश करना चुन सकते हैं, या आप इंटरमीडिएट हुआन क्लास परीक्षणों से गुजरना जारी रख सकते हैं। ज़ियाओयान ने अपने हाथ की अंगूठी को छुआ और खुद से बुदबुदाया, क्या ये हो सकता है कि यह हुन दायरे का मार्ग परीक्षणों की एक श्रृंखला है और सभी परीक्षणों को पास करने से कोई हुन दायरे में प्रवेश करने के योग्य हो जाता है। लोहुआन क्लास सोल एनवॉय। तो मुझे पहले से ही हॉल ऑफ सोल्स का सोल एनवॉय माना जाता है। ये सिर्फ एक सहायक है न? ज़ियाओयान के 2 भाइयों द्वारा स्थापित भाड़े के सैनिकों के समूह में भी एक समान तंत्र था। यदि कोई डू मास्टर की ताकत तक पहुंच जाता है तो उसे ज़ियाओ कबीले में एक आधिकारिक पद और जुबान क्लास डू तकनीक सीखने की योग्यता दी जाएगी। इससे वह व्यावहारिक रूप से ज़ियाओ कबीले का आधा सदस्य बन जाता है। ज़ियाओयान ने 2 टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स को देखा और सोचा, लोहुआन क्लास में प्रतिद्वंद्वी आमतौर पर इंटरमीडिएट स्टार से लेकर हाई स्टार डू प्रैक्टिशनर थे। इंटरमीडिएट क्लास में नॉर्थ स्टार डू प्रैक्टिशनर या लो स्टार डू मास्टर्स शामिल हो सकते हैं। मेरी वर्तमान ताकत के साथ हाई हुआन क्लास तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। हॉल ऑफ सोल्स भले ही बुरा हो, लेकिन यह निर्विवाद रूप से मजबूत था। जियानान अकादमी में उसकी प्रतिभा डिप्टी हेडमास्टर की पोती से भी आगे निकल गई, फिर भी यहाँ हॉल ऑफ सोल्स में वह केवल हुआन क्लास में था, जुबान क्लास में भी नहीं। यदि डी और तियान वर्ग के लोग 16 वर्ष के होते तो क्या वे पहले से ही डू ग्रैंड मास्टर्स या यहाँ तक कि डू स्पिरिट्स के बराबर नहीं होते? आइए पहले देखें कि इस तथाकथित ट्रेजर हॉल में क्या है। जियोयान ने आगे बढ़ने के बजाय ट्रेजर हॉल का पता लगाना चुना। वह देखना चाहता था कि हॉल ऑफ सोल्स में कोई सोल ट्रेनिंग मेथड या सोल स्किल्स है या नहीं। टेलीपोर्टेशन पोर्टल में प्रवेश करने के बाद उसने खुद को एक विशाल असीम कमरे में पाया। पूरा सफ़ेद स्थान दीवार रहित लग रहा था, जो ऊर्जा ढालों में लिपटे तैरते प्रकाश समूहों से घिरा हुआ था, जो धीरे धीरे स्पंदित हो रहे थे, कमरे को दिन के उजाले की तरह रोशन कर रहे थे। क्या उन ऊर्जा ढालों में डू तकनीक और क्यूई विधियां हैं? जैसे ही उसने बात की, सोल कमांड ने एक गुनगुनाहट की आवाज़ निकाली और आध्यात्मिक प्रकाश की किरण को बाहर निकाल दिया। आत्मा की जानकारी की धाराएं उसके दिमाग में प्रवेश कर गईं, एक मेनू के समान। जब उसने फिर से उन प्रकाश समूहों को देखा तो आत्मा की जानकारी ने उसे यह जानने की अनुमति दी कि अंदर कौन सी क्यू विधियां और डू तकनीकें थीं और विनिमय के लिए कितने आत्मा बिंदुओं की आवश्यकता थी। हाँ, 10 आत्मा बिंदुओं का आदान प्रदान केवल निम्न हुआंग वर्ग क्यू विधियों या डू तकनीकों के लिए किया जा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि मूल्यांकन ग्रेड को बढ़ाने की आवश्यकता है। भले ही आपके पास आत्मा बिंदु हो, हुआंग वर्ग केवल हुआंग वर्ग की वस्तुओं के लिए विनिमय कर सकता है। जुबान वर्ग क्यू विधियों या डू तकनीकों को विनिमय के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए जुबान वर्ग मूल्यांकन तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। ज़ियाओयान की भौहें अचानक सिकुड़ गईं क्योंकि उसने बीच में एक प्रकाश समूह की ओर देखा। स्पिरिट हॉट गैदरिंग सोल तकनीक, हाई जुबान क्लास। एक पूर्ण महारत हासिल करने के लिए आध्यात्मिक अवस्था को आत्मा अवस्था में आगे बढ़ाया जा सकता है। TLN आध्यात्मिक अवस्था को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है: नश्वर अवस्था, आत्मा अवस्था, स्वर्गीय अवस्था और सम्राट अवस्था। अध्याय 42, हाई हुआन क्लास ट्रायल। पूर्ण महारत हासिल करना वास्तव में आध्यात्मिक अवस्था को आत्मा अवस्था तक बढ़ा सकता है। आध्यात्मिक अवस्था कीमियागरों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेतक थी। कीमियागरों ने पाया कि अग्नि को ठीक से नियंत्रित करने की आवश्यकता के कारण आध्यात्मिक शक्ति महत्वपूर्ण हो गई। विशेष रूप से उच्च स्तरीय कीमियागरों के लिए अग्नि पर उनका नियंत्रण व्यक्तिगत कणों में हेरफेर करने के स्तर तक पहुंचना चाहिए। उच्च स्तरीय औषधीय अवयवों को परिष्कृत करना घास के ढेर में सुई खोजने जैसा था, एक ही जड़ी बूटी के भीतर से 1 अरब में से एक का चयन करना। 8वीं स्तरीय कीमियागर बनने की पहली आवश्यकता आध्यात्मिक अवस्था के लिए आत्मा अवस्था तक पहुंचना था। उन्होंने अपनी स्टोरेज रिंग में कुछ कीमिया पुस्तकों से सीखा था कि आध्यात्मिक अवस्था को 4 स्तरों में विभाजित किया गया था: नश्वर अवस्था, आत्मा अवस्था, स्वर्गीय अवस्था और सम्राट अवस्था। 8वीं स्तरीय गोलियों को स्पिरिट पिल्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनमें पहले से ही एक निश्चित मात्रा में आध्यात्मिकता होती थी।
एक कीमियागर की आध्यात्मिक अवस्था को आध्यात्मिकता से गोलियों को भरने के लिए आत्मा अवस्था तक पहुंचना पड़ता है। जियाओ यान जानता था कि वह सही जगह पर आया है। दुनिया ने शायद ही कभी जिस दुर्लभ आत्मा प्रशिक्षण विधि को देखा हो, वह उसकी आंखों के ठीक सामने थी। इसके अलावा यह एक उच्च जुबान वर्ग की आत्मा प्रशिक्षण विधि थी जो किसी व्यक्ति को पूर्ण महारत हासिल करने पर आत्मा अवस्था में आगे बढ़ने की अनुमति देने में सक्षम थी। यह आत्मा विधि उसके लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण थी। एक कीमियागर के रूप में उसे किसी भी तरह से अपनी आत्मा को मजबूत करने की आवश्यकता थी। वह अच्छी तरह से जानता था कि स्वाभाविक रूप से मजबूत आत्मा होने से उसे केवल शुरुआती लाभ ही मिलता था। यदि वह सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करता, तो वह अंततः उन कई प्रतिभाओं में से एक बन जाएगा जो डुक्यूई महाद्वीप पर अस्पष्टता में फीके पड़ गए। एक उच्च जुबान वर्ग की आत्मा विधि के लिए 1000 आत्मा बिंदुओं की आवश्यकता होती है और एक्सचेंज के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी को जुबान वर्ग के मूल्यांकन तक पहुंचना चाहिए। जुबान वर्ग प्राकृतिक खजाने को बेचकर और उनके राक्षस कोर के लिए जादुई जानवरों का शिकार करके भी धीरे धीरे आत्मा अंक जमा किए जा सकते हैं। हालांकि इस एक्सचेंज के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी को भी जुबान क्लास तक पहुंचना था। एक 16 वर्षीय 8 स्टार डू प्रैक्टिशनर के रूप में लोहुआन क्लास ट्रायल में मेरे सामने आने वाले प्रतिद्वंद्वी या तो मेरे जैसे ही थे या थोड़े कमज़ोर थे। हालांकि इंटरमीडिएट हुआन क्लास ट्रायल में मेरे मुकाबले थोड़े ज़्यादा मजबूत प्रतिद्वंद्वी होने की संभावना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टार डू मास्टर जिसे मैं अभी भी संभाल सकता हूँ। हाई हुआन क्लास ट्रायल में लो से इंटरमीडिएट स्टार डू मास्टर स्टेज के प्रतिद्वंद्वी होने चाहिए, लेकिन जुबान क्लास के लिए कम से कम एक पूरे उच्च स्तर के मुकाबले को पार करना होगा। जियाओ यान ने कुछ दिन पहले जुबान क्लास के लू जिंग के साथ अपनी लड़ाई पर विचार किया। हालांकि वह जीत गया था, लेकिन जीत आसान नहीं थी। लू जिंग की हार का मुख्य कारण यह था कि उसकी डू तकनीक और क्यूई विधि बहुत कमज़ोर थी। वह जिस कारण से जीत सका उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति और ऑक्टेन ब्लास्ट की महारत के कारण था, साथ ही डी क्लास डू तकनीक फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी के साथ। इन दो उच्च श्रेणी की डू तकनीकों ने साधना में अंतर को पाट दिया। दूसरे शब्दों में, उसकी जीत काफ़ी हद तक इसलिए हुई क्योंकि लू जिंग की डू तकनीकें कमज़ोर थीं और अच्छी तरह से महारत हासिल नहीं थी। हालांकि हॉल ऑफ सोल्स जियानान अकादमी से कहीं अधिक मजबूत था और यहाँ तक कि उसके पास सोल स्किल्स भी थे। उसे डर था कि अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए पूरे दायरे को पार करना इतना आसान नहीं होगा। मुझे अभी भी कोशिश करनी है। एक बार जब मैं डू मास्टर तक पहुँच गया तो डू ग्रैंड मास्टर को चुनौती देना एक मृत अंत होगा। अब जब मैं एक डू प्रैक्टिशनर हूँ तो यह मेरे लिए सबसे अच्छा अवसर है। जियाओ यान ने अपने दिल में समझा, वह जितना आगे बढ़ेगा उतनी ही कम संभावना होगी कि वह दायरे में चुनौती दे पाएगा। जुबान क्लास मूल्यांकन तक पहुंचने के लिए जल्दी से कार्य करना अनिवार्य था। दृढ़ निश्चय के साथ जियाओ यान ने अपने दांत भींचे और टोकन को कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं इंटरमीडिएट हुआन क्लास ट्रायल को चुनौती देना जारी रखूंगा। मानसिक भटकाव का एक क्षण आया और उसके सामने टोकन सफ़ेद रोशनी से चमक उठा। अगले ही पल जैसे ही रोशनी गायब हुई, उसने खुद को मूल परीक्षण मैदान में वापस पाया। मैं बस एक आत्मा शरीर की स्थिति में था। जियाओ यान ने अपने कपड़ों पर थोड़ी ठंड देखी। उसका शरीर अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला था। यह आत्मा आदेश के कारण था कि उसने एक आउट ऑफ बॉडी अवस्था का अनुभव किया था, जिससे वह अपने पीछे के मार्ग में प्रवेश कर सका और ट्रेजर हॉल का दौरा कर सका। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ट्रेजर हॉल वास्तव में हुन दायरे के भीतर होगा। केवल आत्मा शरीर जो आत्मा आदेश के पास थे हुन दायरे के मार्ग से गुजर सकते थे, जिसने समझाया कि अभी ट्रेजर हॉल में कोई और क्यों नहीं था। यह एक सेल फोन पर सिग्नल प्राप्त करने जैसा था, सिवाय इसके कि यह एक आध्यात्मिक संकेत था। शून्य के भीतर मौजूद हुन दायरा आत्मा आदेश के माध्यम से पूरे डुक्यूई महाद्वीप से आत्मा शरीर के सिग्नल प्राप्त कर सकता था। हुन दायरा अथाह गहरा था। अपने सिर को हिलाते हुए जियोयान ने इन विचारों को एक तरफ धकेल दिया और अगले टेलीपोर्टेशन पोर्टल की ओर दृढ़ता से चला गया। जैसा कि जियोयान ने सोचा था, इंटरमीडिएट हुआन क्लास ट्रायल में विरोधियों की ताकत 8 स्टार और 9 स्टार डू प्रैक्टिशनर्स थी और अंतिम परीक्षण एक जादुई जानवर के खिलाफ था जो अभी रैंक 2 पर पहुंचा था। ये जियोयान के लिए थोड़ा अधिक परेशानी भरा था, लेकिन इससे उसे कोई वास्तविक खतरा नहीं था। ऑक्टेन ब्लास्ट। जियाओ यान एक ऊंचे पहाड़ से नीचे कूदा और घाटी के कोहरे को चीरता हुआ निकल गया। अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक धारणा पर भरोसा करते हुए उसने कोहरे में अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और चट्टान के नीचे 10 मीटर के विशालकाय अजगर पर हमला करने के लिए आसमान से नीचे झपट्टा मारा। फुफकार। ऑक्टेन ब्लास्ट से छिपी हुई 8 परतों ने अजगर के कठोर तराजू पर प्रहार किया। लहर के बाद लहर फैल गई, लेकिन अजगर के शरीर के तराजू ने वास्तव में ऑक्टेन ब्लास्ट के प्रभाव को फैला दिया। हाईहुआन क्लास का परीक्षण वास्तव में कठिन है। ऑक्टेन ब्लास्ट से सीधा प्रहार और फिर भी यह सुरक्षित है। विशाल अजगर ने फुफकार मारी, दर्द सहा और अपनी पूंछ को हिंसक रूप से घुमाया, इसे एक विशाल स्तंभ की तरह घुमाया।
एक झंझनाहट के साथ जियाओयान ने जल्दी से अपने स्टोरेज रिंग से हैवी जुबान रूलर निकाला और हमले को रोकने के लिए इसे अपने सामने रख दिया। अजगर के तराजू ने हैवी जुबान रूलर पर प्रहार किया, जिससे आग की लपटें उठीं और वह उड़ गया। हवा में अपने शरीर को घुमाते हुए जियाओयान अपने पैरों पर स्थिर रूप से उतरा। वह पहले ही इंटरमीडिएट हुआन क्लास के सभी परीक्षणों को पास कर चुका था और अब हाई हुआन क्लास परीक्षण को चुनौती दे रहा था। उसका प्रतिद्वंद्वी रैंक 2 ब्लैक स्टील जायंट पायथन था, जो अपेक्षाकृत उन्नत रैंक 2 जादुई जानवर था। फुफकारते हुए विशाल अजगर आगे नहीं बढ़ा, बल्कि धीरे धीरे पीछे हट गया और कोहरे में गायब हो गया। ब्लैक स्टील जायंट पायथन एक स्थलीय प्राणी था जो छिपकर हमला करने में माहिर था। जब उसका दुश्मन कम से कम तैयार हो तब घातक प्रहार करना उसके स्वभाव में था। जियाओयान ने रूलर के हैंडल को कसकर पकड़ लिया और सावधानी से आसपास के वातावरण को स्कैन किया। क्षेत्र में घने कोहरे ने दृश्यता को बहुत सीमित कर दिया। नंगी आंखों से कुछ भी देखना लगभग असंभव था, क्योंकि देखने के लिए सफ़ेद कोहरे की चादर के अलावा कुछ भी नहीं था। सांप गर्मी से शिकार का पता लगाते हैं। यह मुझे इस वातावरण में नुकसानदेह बनाता है। हुश! एक काली छाया उसकी ओर दौड़ी और जियोयान ने विशालकाय अजगर की पूंछ के हमले से बचने के लिए ऊंची छलांग लगाई। एक जोरदार धमाके के साथ जमीन अचानक फट गई, क्योंकि नीचे से एक विशाल छाया उभरी। ब्लैक स्टील के विशालकाय अजगर ने अप्रत्याशित रूप से अपनी पूंछ का इस्तेमाल किया था, जबकि उसका सिर जमीन में दबा हुआ था। उसका मुंह चौड़ा हो गया, जिसका लक्ष्य जियोयान को एक ही बार में निगलना था। लानत है! जियोयान ने जल्दी से भारी जुबान रूलर को पकड़ लिया, अपने शरीर को एक गेंद की तरह मोड़ लिया और खुद को बचाने के लिए रूलर का इस्तेमाल किया। एक झटके के साथ ब्लैक स्टील के विशालकाय अजगर ने कठोर भारी जुबान रूलर को काट लिया, लेकिन रूलर की सुरक्षा के कारण वह उसे अपने काटने से नहीं मार सका। अजगर के सिर ने हिंसक रूप से भारी जुबान रूलर को हिला दिया, उसे एक जोरदार धमाके के साथ पहाड़ पर पटक दिया, जिससे चट्टानें गिर गईं और जियोयान जिंदा दफन हो गया। ब्लैक स्टील के विशालकाय अजगर एक बार फिर कोहरे में गायब हो गया, क्योंकि उसकी त्रिकोणीय पुतलियों में उपहास का संकेत दिखाई दिया। जियाओयान उसकी आंखों में एक चमकीली लौ की तरह था। उसने उसे पहले ही पहाड़ से बाहर निकलते और पास में एक विशाल चट्टान के पीछे छिपते हुए देखा था, चुपके से हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। ब्लैक स्टील का विशालकाय अजगर चुपचाप विशाल चट्टान के ऊपर चला गया। उसकी कांटेदार जीभ हल्के से फड़क रही थी, ये जानते हुए कि आज के लिए उसकी मिठाई सुरक्षित थी। फुफकार! ब्लैक स्टील जायंट पायथन ने चीख मारी और गर्मी के स्रोत पर हिंसक रूप से झपटा, लेकिन काटने के क्षण में वह जम गया। वहां कोई इंसान नहीं था, केवल कपड़े का एक जलता हुआ टुकड़ा था। इंसान कहाँ था? आसपास कोई गर्मी का स्रोत नहीं था। क्या ये हो सकता है कि इंसान मर गया हो? जबकि ब्लैक स्टील जायंट पायथन उलझन में इधर उधर देख रहा था, उसके नीचे की जमीन अचानक फट गई। जियाओयान नीचे से निकला और अजगर के कमजोर स्थान पर दिखाई दिया। बेवकूफ सांप! कभी आईसी हॉट पिल के बारे में सुना है? ऑक्टेन ब्लास्ट अध्याय 43 जहर मास्टर। बेवकूफ सांप, क्या तुमने कभी आईसी हॉट पिल के बारे में सुना है? ऑक्टेन ब्लास्ट। गंदगी से लथपथ चेहरे के बावजूद जियाओयान के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान कीचड़ से छिप नहीं पाए। उसने इस मौके में अपनी पूरी ताकत लगाकर तेजी से दूरी कम कर ली। ब्लैक स्टील जायंट पायथन के शल्क चाहे कितने भी सख्त क्यों ना हो, वे उसके शल्कहीन पेट की रक्षा नहीं कर सकते थे, न ही वह समय रहते उसके सावधानीपूर्वक किए गए वार को चकमा दे सकता था। एक लंबी सीटी के साथ उसने ऑक्टेन ब्लास्ट की अजेय गति से भरा एक घातक वार किया। मुक्का जोरदार धमाके के साथ जम गया। अंत में उसके हमले ने विशालकाय ब्लैक स्टील जायंट पायथन को हवा में उड़ा दिया और छिपी हुई ताकत की 8 परतों ने उसे आसमान से गिरने से पहले 8 बार मारा। एक धमाके के साथ ब्लैक स्टील जायंट पायथन जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों और मुंह से खून बहने लगा। जियोयान के ऑक्टेन ब्लास्ट से उसकी सारी हड्डियां चकनाचूर हो गईं और उसके अंदरूनी अंग अंधेरे बल से गल गए। कुछ बार हिलने डुलने के बाद वह अनिच्छा से मर गया। जियोयान ब्लैक स्टील जायंट पायथन के शरीर पर अपने नितंबों के बल बैठ गया। अपने शरीर से कीचड़ पोंछने के लिए अपने स्टोरेज रिंग से एक कपड़ा निकाला और नए कपड़े पहन लिए। रैंक 2 जादुई जानवरों से निपटना वाकई मुश्किल है। मुझे वास्तव में एक आईसी हॉट पिल का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन औषधीय गोलियों के इस्तेमाल के खिलाफ कोई नियम नहीं था, है न? आईसी हॉट पिल एक दूसरी श्रेणी की औषधीय गोली थी जिसका प्रभाव काफ़ी अनोखा था। इसे खाने पर यह तुरंत एक ठंडी धारा उत्पन्न करती थी जो हड्डियों तक को ठंडा कर देती थी। यह न केवल दिमाग को ठंडा करती थी और व्यक्ति को शांत होने में मदद करती थी, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आईसी हॉट पिल से निकलने वाली ठंडी धारा शरीर के मांस और मेरिडियन के तापमान को तेजी से कम कर देती थी। यह उन वैकल्पिक औषधीय गोलियों में से एक थी जिसे उसने स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करने के लिए तैयार किया था। स्वर्गीय ज्वाला को भस्म करने के लिए कोई इसे सीधे निगल नहीं सकता था, अन्यथा कोई ज्वाला को परिष्कृत करने से पहले ही जलकर मर जाएगा।
जियोयान ने अपने भंडारण रिंग के पिछले मालिक के नोट से पता लगाया, जिसने अस्थि द्रुतशीतन ज्वाला को अवशोषित किया था, कि स्वर्गीय ज्वाला को अवशोषित करने की सफलता दर को बढ़ाने के लिए 3 वस्तुओं को पहले से तैयार करने की आवश्यकता थी। पहली वस्तु 5वीं स्तरीय औषधीय गोली थी, रक्त कमल सार गोली, जो शरीर की रक्षा के लिए एक सतत रक्त परत बना सकती थी, जिससे वह स्वर्गीय ज्वाला के करीब पहुंच सकता था। दूसरी वस्तु स्वीकृति आत्मा थी, जिसे जियोयान रहस्यमय भंडारण रिंग में खोजने के लिए काफी भाग्यशाली था। तीसरी वस्तु आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन थी। यदि रक्त कमल सार गोली बाहरी की रक्षा के लिए थी, तो आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन आंतरिक के लिए एक संरक्षक के रूप में कार्य करता था। ये किसी को स्वर्गीय ज्वाला के शोधन के दौरान उसके विनाशकारी तापमान से भस्म होने से बचा सकता है। दुर्भाग्य से जियाओयान का भाग्य खराब था, क्योंकि ब्लड लोड्स एसेंस पिल के पास कम से कम एक नुस्खा था और यदि आवश्यक हो तो किसी और द्वारा परिष्कृत किया जा सकता था। उसने कभी आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन के बारे में सुना भी नहीं था, इसलिए उसने निचले स्तर के विकल्प आईसी हॉट पिल को खुद ही परिष्कृत किया। अगर वह वास्तव में आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन नहीं पा सका और उसे स्वर्गीय ज्वाला का सामना करना पड़ा, तो उसने प्रतिस्थापन के रूप में बड़ी मात्रा में आईसी हॉट पिल्स का उपयोग करने की योजना बनाई। अप्रत्याशित रूप से आईसी हॉट पिल आज उल्लेखनीय रूप से प्रभावी साबित हुई। इसने उसके शरीर के तापमान को कम कर दिया, जिससे ब्लैक स्टील जायंट पायथन की गर्मी की धारणा के लिए उसे भूमिगत छिपे हुए देखना असंभव हो गया, जिससे उसका छिपकर हमला सफल हो गया। जियाओयान तुरंत अगली चुनौती पर नहीं गया। इसके बजाय वह बैठ गया और ब्लैक स्टील जायंट पायथन की खाल उतारने और उसके टुकड़े करने लगा। यह वास्तव में एक राक्षस कोड है, रैंक 2 जादुई जानवर का राक्षस कोड। इस बार मैंने जैकपॉट मारा है। जियाओयान ने राक्षस कोड को मिटा दिया और उसे अपने स्टोरेज रिंग में फेंक दिया। उसकी अभ्यास गोलियों के लिए सामग्री बस इसी तरह प्राप्त हुई थी। वह अब वुटेंसिटी में नहीं था, इसलिए वह एक भी पैसा बर्बाद नहीं कर सकता था। उसने एक 2 स्तरीय क्यूई रिकवरी पिल निगल ली और धीरे धीरे फ्लेम मंत्र को प्रसारित करने से पहले कुछ हीलिंग ऑइंटमेंट लगाया। उसने पहले ही 2 बार ऑक्टेन ब्लास्ट का इस्तेमाल किया था। भले ही ऑक्टेन ब्लास्ट ने बहुत अधिक डू क्यूई का उपभोग नहीं किया था, लेकिन उसका शरीर बेहद थक गया था। जियाओयान को कोई जल्दी नहीं थी। वह जानता था कि जल्दबाजी सफलता की ओर नहीं ले जाएगी, इसलिए उसने पहले अपनी स्थिति को ठीक करने का फैसला किया। सौभाग्य से उसके पास 2 स्तरीय कीमियागर के रूप में उसकी स्टोरेज रिंग में काफ़ी औषधीय गोलियां थीं। लड़ाई वास्तव में किसी की साधना को बेहतर बनाने का सबसे तेज तरीका है। मेरी डूक्यू थोड़ी बढ़ गई है। जिस तरह लोग सबसे ज़्यादा भूख लगने पर खुद को भरपेट खाते हैं, वही सिद्धांत साधना पर भी लागू होता है। जियाओयान खड़ा हुआ और खींचा। जो कुछ भी उपलब्ध था उसका उपयोग करते हुए उसने ब्लैक स्टील के विशालकाय अजगर के मांस को सूप में पकाया। पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही वह पोर्टल की ओर बढ़ा। हालांकि पोर्टल हमेशा से वहां था, जियाओयान की मजबूत आध्यात्मिक शक्ति ने उसे बताया कि इसका गंतव्य लगातार बदल रहा था। मुझे आश्चर्य है कि मैं आगे किस तरह के प्रतिद्वंद्वी का सामना करूंगा। जियाओयान ने खुद भी अपने होठों पर हल्की सी प्रत्याशा भरी मुस्कान को नहीं देखा था। वह पहली बार प्रवेश करते समय बेहद सतर्क रहने से कुछ हद तक उत्साहित हो गया था। वह समान शक्ति वाले प्रतिद्वंद्वी से लड़ने के लिए उत्सुक था। जैसे ही वह पोर्टल में दाखिल हुआ, उसे अचानक खतरे का एहसास हुआ। उसने एक तेज आवाज़ सुनी, जैसे जहरीले पाउडर का एक बादल उसकी ओर फेंका जा रहा था। वुटेन सिटी के आसपास के जादुई जानवरों के इलाकों में अक्सर जाने और जीवन मरण की स्थितियों का सामना करने के कारण जियाओयान ऐसे अचानक हमलों से अच्छी तरह से परिचित था और डरता नहीं था। उसने अपने पूरे शरीर में अपनी डूक्यूई घुमाई और चुपके से हमले से बचने के लिए एक तरफ लुढ़क गया। तुमने वास्तव में मेरे जहर के तीर को चकमा दिया, एक हैरान आवाज़ गूंजी। जियाओयान ने देखा कि एक पीला चेहरा वाला आदमी उसे आश्चर्य से देख रहा था। स्पष्ट रूप से उस आदमी को उम्मीद नहीं थी कि जियाओयान उसके चुपके से हमले से बच पाएगा। तुम जहर के मास्टर हो। चूयू साम्राज्य से। आमतौर पर कीमियागर भी जहर को परिष्कृत कर सकते हैं, जैसा कि हुनहुजी ने पहले किया था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि हुनहुजी एक उच्च श्रेणी के कीमियागर थे। साधारण निम्न श्रेणी के कीमियागर आमतौर पर जहर से निपटते नहीं थे और उनके पास उनके लिए नुस्खे भी नहीं हो सकते थे। केवल जहर मास्टर ही अक्सर जहर को परिष्कृत करते थे। जहर मास्टर के पेशे की डूक्यूई महाद्वीप पर अच्छी प्रतिष्ठा नहीं थी। कई लोग जहर मास्टर से निपटने में कुछ हद तक सावधान रहते थे, क्योंकि उनके गुप्त और घातक जहर के तरीके किसी भी प्रतिद्वंद्वी या यहाँ तक कि दोस्त को भी असहज कर सकते थे। जियामा साम्राज्य के पड़ोसी चूयून साम्राज्य जहर मास्टरों के प्रभुत्व वाला राष्ट्र था। ये भी कहा जा सकता है कि चूयून साम्राज्य उनके लिए एक सभास्थल था। जब भी दोनों साम्राज्यों के बीच युद्ध होता था, तो जियामा साम्राज्य के कई सैनिक जहर मास्टरों के घातक जहर के हाथों मारे जाते थे। काफ़ी समझदार। मैं चूयून साम्राज्य से झांग चुवान वो हूँ।
अब जब आप मेरा नाम जान गए हैं तो आप शांति से मर सकते हैं, झांग चुवानवू ने पूरे आत्मविश्वास और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। झांग चुवानवू के आत्मा परिचय को सुनते हुए जियाओ यान बेफिक्र रहा। उसने बाद वाले की ओर देखा और इत्मीनान से कहा, जियामा साम्राज्य के वुटैन शहर से जियाओ यान, एक द्वितीय श्रेणी का कीमियागर। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कीमियागर शब्द सुनते ही झांग चुवानवू की आंखें ऐसी दिखीं मानो वे किसी को निगल जाना चाहती हों, गहरी नाराजगी और कड़वाहट से भरी हुई। जियाओ यान ने जानबूझकर खुद को इस तरह से पेश किया था। 90% जहर मास्टर इसलिए बने क्योंकि वे कीमियागर नहीं बन सके। कीमियागर एक ऐसा पेशा था जिसकी डूक्यूई महाद्वीप पर हर कोई आकांक्षा रखता था, क्योंकि इसकी विशेष आवश्यकताओं ने अधिकांश लोगों को रोक दिया था। जिन लोगों में दवा को परिष्कृत करने की प्रतिभा है लेकिन कीमियागर नहीं बन पाते, वे अक्सर डॉक्टर बनना चुनते हैं, बीमारों को ठीक करते हैं और जान बचाते हैं। हालांकि कुछ लोग ईर्ष्या और घृणा के कारण जहर मास्टर बनना चुनते हैं, ऐसे जहर को परिष्कृत करते हैं जो औषधीय गोलियों के बिल्कुल विपरीत होते हैं। एक कीमियागर के रूप में जियाओ यान ने वह सब दर्शाया जो झांग चुवानवू ने कभी चाहा था लेकिन बनने में असफल रहा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस महिला को ले लिया हो जिसे वह प्यार करता था और उसके सामने अपना स्नेह प्रदर्शित कर रहा हो। के ठीक है, बहुत ठीक है। मैं तुम्हें अनुभव कराऊंगा कि कैसा लगता है जब तुम्हारे सभी अंग संवेदना खो देते हैं, केवल तुम्हारा सिर ही साफ रह जाता है जबकि कोई धीरे धीरे तुम्हारे शरीर के मांस को टुकड़े टुकड़े करके काटता है। जियाओ यान ने असहाय भाव से अपने हाथ फैलाए और उदासीनता से कहा, यह सिर्फ एक एनेस्थेटिक सर्जरी है, हालांकि ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का लाइसेंस नहीं है। अध्याय 44 जहर मास्टर की विधियां। छोटे जानवर, चूंकि तुम मौत को दावत दे रहे हो इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जियाओ यान के शब्दों ने झांग चुवानवू को बहुत क्रोधित कर दिया। एक भयंकर चीख के साथ उसने अपना हाथ हिलाया, जहर पाउडर के बादल को बिखेरते हुए अपनी आस्तीन से निकले जहर के तीर को छिपाया। जियाओ यान ने जहर पाउडर से बचने के लिए इत्मीनान से पीछे की ओर छलांग लगाई और जहर के तीर को चकमा देने के लिए अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसने अपने कोट को हल्के से थपथपाया जैसे कि पाउडर ने उसके कपड़ों को गंदा कर दिया हो। यह पागल कुत्ता कहाँ से आया? तुम्हारे मौखिक कौशल तुम्हारे जहर मास्टर कौशल से कहीं बेहतर हैं। जियाओ यान के स्वर और व्यवहार ने पिटाई के लिए चीख मचाई। झांग चुवानवू का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया और उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए महान हो क्योंकि तुम्हारे पास मजबूत आध्यात्मिक शक्ति है। हमारे जहर मास्टर के तरीके निश्चित रूप से तुम्हें मरने की इच्छा दिलाएंगे। जियाओ यान को अचानक अपने दिल में समझ में आ गया कि झांग चुवानवू कीमियागर नहीं बन पाने का कारण संभवतः अपर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति थी। आग और लकड़ी दोनों गुणों के साथ डूक्यूई का होना कीमियागर बनने के लिए सिर्फ आधार था, स्वाभाविक रूप से मजबूत आध्यात्मिक शक्ति होना और भी महत्वपूर्ण था। आत्मा प्रशिक्षण पद्धति की सहायता के बिना कीमियागर बनने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर था। जहर बादल हथेली। ईर्ष्या और हत्या के इरादे से भरे दिल से प्रेरित होकर झांग चुवानवू के पूरे शरीर में जहर डूक्यूई भर गया। उसने अपने दाहिने हाथ से जहर की हथेली को संघनित किया और उसे जियाओ यान की ओर धकेल दिया। जियाओ यान ने अपना हाथ हिलाया और फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी की अदृश्य गर्मी की लहर को छोड़ दिया। उच्च तापमान की लहर ने जहर बादल हथेली की जहरीली गैस को पूरी तरह से जला दिया, जिससे झांग चुवानवू का हमला हानिरहित वाष्प से ज्यादा कुछ नहीं रह गया। अपनी डू तकनीक को इतनी आसानी से विफल होते देख झांग चुवानवू गुस्से में दहाड़ने लगा, जबकि गहरे बैंगनी रंग की डूक्यूई उसके शरीर के चारों ओर फैल गई। जहर ऊर्जा लबादा। जहर डूक्यूई धीरे धीरे उसके शरीर से फैल गया, जिससे उसके चारों ओर एक पतली जहरीली परत बन गई। यह जुबान क्लास के लू जिंग के डूक्यूई लबादे से कहीं ज्यादा खतरनाक था। इस जहर ऊर्जा लबादे को छूना तो दूर की बात थी। झांग चुवानवू ने अपने आक्रामक दृष्टिकोण को कारगर साबित होते देख हमला करने का फैसला किया। जियाओ यान ने उसका सामना करने के लिए जल्दी से भारी जुबान शासक को बाहर निकाला। भले ही उसके पास दूसरी श्रेणी की विषण गोली थी, लेकिन दूसरी श्रेणी की विषण गोली सभी दूसरी श्रेणी के जहरों को बेअसर नहीं कर सकती थी। विषण गोलियों को केवल आधार के रूप में परिष्कृत किया जा सकता था। एक बार कीमियागर को जहर हो जाने के बाद उन्हें मूल विषण गोली में सामग्री जोड़कर विशिष्ट स्थिति का इलाज करने की जरूरत होती है, जिससे जल्दी से एक उपयुक्त मारक परिष्कृत हो जाता है। झांग चुवानवू ने एक धीमी आवाज में चिल्लाया और हिंसक तरीके से जमीन पर पैर पटक दिया। फिर उसने जियाओ यान को फिर से अपने जहर बादल हथेली को तोड़ने से रोकने के लिए अपनी हथेलियों में जहर की किस्में केंद्रित कीं। उसके बाद वह जियाओ यान की ओर बेतहाशा झपटा। उसकी हथेली के वार जबरदस्त थे। उन्होंने चालाकी और क्रूरता से जियाओ यान के कमजोर हिस्सों जैसे दिल, गर्दन और चेहरे को निशाना बनाया। एक भी वार जो जियाओ यान के शरीर में जहर को घुसा सकता था उसकी जीत सुनिश्चित कर सकता था।
जियाओयान अनिवार्य रूप से जहर के आगे झुक जाएगा, एक तथ्य जिस पर उसे अपने जहर बादल हथेली के साथ भरोसा था। झांग चुवानवू कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं था। अजीब जहर पाउडर और छिपे हुए हथियारों के साथ 6 सितारा डू मास्टर के रूप में वह लू जिंग से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। झांग चुवानवू के क्रूर हमलों का सामना करते हुए जियाओयान अपने हाथों में भारी जुबान रूलर की चौड़ी सतह का उपयोग करते हुए जहर बादल हथेली के हमले को रोकने के लिए पीछे हटता रहा। भारी जुबान रूलर को डी क्लास डू तकनीक फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी के साथ संयोजन में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे उल्कापिंडों से भी बनाया गया था। स्वाभाविक रूप से यह जहर के प्रति अभेद्य था। धप 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 जैसे ही उन दोनों ने आक्रमण और बचाव में वार का आदान प्रदान किया, जहरीली गैस के टुकड़े जहरीली बादल हथेली और भारी जुबान शासक के बीच प्रत्येक टकराव के साथ हवा में छलक गए। नतीजतन जियोयान ने हर सांस के साथ जहर के निशान अंदर लिए। झांग चुवानवू ने कुछ समय तक करीबी मुकाबले में उलझने के बाद आखिरकार जियाओयान की ताकत का अंदाजा लगा लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि जियाओयान एक डू मास्टर भी नहीं था, बल्कि सिर्फ एक डू प्रैक्टिशनर था, और वह भी 8 स्टार डू प्रैक्टिशनर। जितना ज्यादा वे लड़ते, झांग चुवानवू उतना ही हैरान होता। एक 8 स्टार डू प्रैक्टिशनर उसके खिलाफ अपनी पकड़ बनाए हुए था, एक 6 स्टार डू मास्टर नहीं। यह उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। उसकी आध्यात्मिक धारणा इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? झांग चुवानवू के सभी गुप्त हमलों को जियाओयान ने ऐसे चकमा दिया जैसे उसे पहले से ही अपनी अगली चाल का पता हो। जहर मास्टर के आश्चर्यजनक हमलों की प्रभावशीलता के बिना झांग चुवानवू वास्तव में कई अन्य 6 स्टार डू मास्टर्स की तुलना में कमजोर था। झांग चुवानवू की विस्मयकारी चूक के एक पल के दौरान जियाओयान ने हिंसक रूप से भारी जुबान शासक को एकाग्र नज़र से घुमाया और उसे उसकी ओर फेंक दिया। फिर जियाओयान ने उसके चकमा देने के पल का फायदा उठाते हुए अचानक उसके पीछे आ गया। तुमने सच में नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करूंगा, है न? जियाओयान ने एक ठंडी हंसी निकाली जिसने झांग चुवानवू के पूरे शरीर में सिहरन पैदा कर दी। ऑक्टेन ब्लास्ट। जियाओयान की मुट्ठी अचानक एक चौंकाने वाली क्रूर शक्ति से भर गई। उसकी बंद मुट्ठी ने हवा में एक चीरने वाली आवाज पैदा की क्योंकि इसने हिंसक रूप से झांग चुवानवू की पीठ पर प्रहार किया। वह इस पल का इंतजार कर रहा था, झांग चुवानवू को सच में यह विश्वास दिलाने के लिए कि वह उसके जहरीले ऊर्जा के लबादे को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। उस पल के लिए अपनी हिफाजत कम कर दी। पीछे से अचानक शक्तिशाली ऊर्जा के उछाल ने झांग चुवानवू के चेहरे को नाटकीय रूप से बदल दिया। उसके शरीर के भीतर जहरीला डू क्यू बेतहाशा बढ़ गया और उसकी पीठ पर जहरीले ऊर्जा का लबादा घना हो गया। धमाका। संपर्क की एक दबी हुई आवाज चुपचाप लड़ाई के मंच के भीतर गूंज उठी। हालांकि यह धीमी थी, लेकिन ये स्पष्ट शक्ति से भरी हुई थी। पूरी तरह से महारत हासिल ऑक्टेन ब्लास्ट की भयानक शक्ति ने झांग चुवानवू के चेहरे को मौत की तरह पीला कर दिया। उसका शरीर आगे की ओर झुका, हवा में कई बार लड़खड़ाया और आखिरकार कुछ मीटर दूर जाकर गिरा, कुछ हद तक लड़खड़ाता हुआ। जियाओयान ने अपनी मुट्ठी पर घाव की जांच की। झांग चुवानवू के पास कवच का एक टुकड़ा था जिसने ऑक्टेन ब्लास्ट के हमले को रोक दिया और एक घातक प्रहार को रोका। उसने बिना कुछ कहे एक गोली निगल ली। यह विश्रण के लिए नहीं था, बल्कि लड़ाई के बाद तक जहर के असर को टालने के लिए था जब वह इससे निपट सकता था। झांग चुवानवू ने कांपते हुए जियाओयान को देखा, फिर पागलों की तरह हंसने लगा। हा, तुम्हारी विश्रण की गोली बेकार है। मेरे जहर ने तुम्हारे हाथों को दाग दिया है, अब तुम्हारे लिए कोई बचने का रास्ता नहीं है। उसकी आवाज़ धीमी होने के साथ ही उसे अचानक उल्टी होने लगी। उल्टी से अनगिनत छोटे काले जहरीले कीड़े निकले और चींटियों की तरह झुंड में बाहर निकल आए। जियाओयान की भौहें गहरी सिकुड़ गईं, यहाँ तक कि उसे भी ये दृश्य देखकर घृणा हुई। चुयून साम्राज्य में अधिकांश लोग जहर गुन डू क्यूई की खेती करते थे। जियाओयान ने जहर मास्टर्स का वर्णन करने वाली कुछ पुस्तकों में एक विशेष जहर गुन क्यूई विधि के बारे में पढ़ा था। इस विधि में शरीर के भीतर जहर कीटों की खेती करने के लिए किसी के जहर गुन क्यूई चक्रवात का उपयोग प्रजनन भूमि के रूप में करना शामिल था। गू के प्रजनन की तरह इन जहर मास्टर्स ने अपने शरीर को बर्तन के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि इस विधि से शक्तिशाली जहर कीटों की खेती की जा सकती थी, लेकिन इन कीटों द्वारा स्रावित विषाक्त पदार्थ जहर मास्टर के शरीर के भीतर जमा हो जाते थे, जिससे अंततः या तो जहर के संचय से या जहर कीटों को जीवित रखने के लिए पर्याप्त जहर डू क्यूई न होने से मृत्यु हो जाती थी, जिसके परिणामस्वरूप वे उन्हें खा जाते थे। जियाओयान ने आज एक का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी। कोई आश्चर्य नहीं कि झांग चुवानवू का रंग इतना पीला था, किसी ऐसे व्यक्ति से भी पीला जो 3 दिनों से मरा हुआ था। ये पता चला कि यही कारण था। के मेरी जहरीली पंख वाली चींटियां डू क्यूई जहर से दूषित किसी भी लक्ष्य पर लगातार हमला करेंगी। एक बार जहरीली पंख वाली चींटी द्वारा काटे जाने पर व्यक्ति मृत्यु की कामना करेगा, क्योंकि शरीर सारी संवेदना खो देता है और फिर धीरे धीरे सड़ता है, धीरे धीरे मरने से पहले पूरे दिन और रात पीड़ा सहता है।
झांग चुवान-वू ने कहा जब उसने अपने मुंह के कोने से उल्टी पोंछी, उसकी मुस्कान टेढ़ी और पागलपन भरी थी। ये किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा करने और उसे मिचली महसूस कराने के लिए पर्याप्त था। अनगिनत जहरीले कीड़े अपने पंख फैलाकर आसमान को ढक लेते हैं और बारिश के दिन चींटियों की तरह जियाओयान की ओर झुंड बनाकर आते हैं। जहरीले कीड़ों के भारी झुंड का सामना करते हुए जियाओयान शांत होकर बैठ गया। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और अपनी स्टोरेज रिंग से वुटान सिटी में नीलामी में खरीदी गई 3 मुंह वाली औषधीय कड़ाही निकाली। डूक्यू औषधीय कड़ाही में भागा और अपने हाथ की एक लहर से अंदर एक भयंकर ज्वाला प्रज्वलित की। जियाओयान अभी तक अपने आप असली ज्वालाएं पैदा नहीं कर सकता था, इसलिए उसे औषधीय कड़ाही पर निर्भर रहना पड़ा। जिसके बाद उसने जबरदस्ती एक रैंक 2 फायर एट्रीब्यूट मॉन्स्टर कोर को कड़ाही में फेंक दिया। हालांकि इस बार उसका इरादा गोलियों को परिष्कृत करने का नहीं था, बल्कि मॉन्स्टर कोर को विस्फोट करने का था। अध्याय 45 जुबान वर्ग परीक्षण को चुनौती देना। जहरीले कीड़ों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका आग के जरिए था। हालांकि जियाओयान अभी तक अपनी डूक्यूई लॉ को सीधे तौर पर मूर्त रूप नहीं दे पाया था और उसे लॉ को जलाने के लिए एक औषधीय कड़ाही और एक राक्षस कोर की सहायता की जरूरत थी, फिर भी एक कीमियागर के कौशल उसकी अपनी क्षमताएं थीं। उसने हिंसक तरीके से ढक्कन खोला और रैंक 2 अग्नि विशेषता राक्षस कोर, जो डूक्यूई लॉ से पूरी तरह से प्रज्वलित हो गया, एक जोरदार धमाके के साथ भयानक लपटों में फट गया। जियाओयान ने लपटों को नियंत्रित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया और उन्हें एक अग्नि ड्रैगन में बदल दिया जो जहरीले कीड़ों के घने झुंड की ओर बढ़ा। जब झांग चुवान-वू ने अग्नि ड्रैगन को आते देखा तो घबराने के बजाय हंसा। उसने कीमियागरों की औषधीय कड़ाही की आग को इतनी बार देखा था कि वह डर नहीं सकता था। हालांकि वह औषधीय गोलियों को परिष्कृत नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास एक औषधीय कड़ाही थी, हालांकि इसका इस्तेमाल जहर को परिष्कृत करने के लिए किया जाता था। कड़ाही की आग। वास्तव में जहरीले कीड़े सबसे ज्यादा यांग से डरते हैं, लेकिन मेरे जहरीले कीड़ों को जहर की तकनीक के जरिए परिष्कृत किया गया है और वे 3 पीढ़ियों से मेरे शरीर के भीतर विकसित हुए हैं। वे सभी जहरीले ऊर्जा आवरण की एक परत से सुरक्षित हैं। एकमात्र रैंक 2 मॉन्स्टर कोर की लपटें मेरे जहरीले कीड़ों को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हैं? पफ। अग्नि ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और एक ही घूंट में सभी जहरीले कीड़ों को निगल लिया। फिर वह हवा में कुंडलित हो गया और अनगिनत जहरीले कीड़ों को इस तरह से घेर लिया जैसे कि वह आग का गोला हो। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। अजीब बात यह है कि जहरीले कीड़े अभी भी आग के गोले के भीतर स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें आग की लपटों से झुलसने का डर नहीं था। जियाओयान ने अपना सिर हिलाया, औषधीय कड़ाही के मुंह पर हाथ रखा और उदासीनता से कहा, दुर्भाग्य से मेरे पास जो लपटें हैं वे साधारण लपटें नहीं हैं। हालांकि उनमें से कुछ ही लपटें हैं, लेकिन वे आखिरकार बोन चिलिंग फ्लेम से हैं। यह इन जहरीले कीड़ों से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक है। हड्डी सफ़ेद बोन चिलिंग फ्लेम की कुछ लपटें एक लंबी सफ़ेद सुई में परिवर्तित हो गईं। ये चाल ठीक वही सुई थ्रेडिंग फ्लेम कंट्रोल तकनीक थी जिसका इस्तेमाल हुनहुजी ने जहर की गोली के शोधन के दौरान किया था। सिर्फ एक नज़र से उसने तकनीक को मजबूती से याद कर लिया और उसे पकड़ने में सफल रहा। अग्नि ड्रैगन से हड्डी सफ़ेद स्वर्गीय ज्वाला सुई को निकलते देखकर सभी जहरीले पंख वाली चींटियां चौंक गईं और तुरंत एक फुफकार के साथ भागने लगीं। जाहिर है वे स्वर्गीय ज्वाला से परिवर्तित सुई से भयभीत थीं। आखिरकार ये 11वीं रैंक वाली स्वर्गीय ज्वाला थी। स्वर्गीय ज्वालाएं डूक्यूई महाद्वीप पर सबसे चरमयान चीजें थीं। स्वर्ग और पृथ्वी से जन्मे वे सभी विश्वों के शत्रु थे। वास्तव में जहरीले पंख वाली चींटियां जो झांग चुवान-वू के जहर डूक्यूई द्वारा वर्षों से पोषित की गई थीं, वे साधारण औषधीय कड़ाही की लपटों से नहीं डरती थीं। जियाओयान के निम्न साधना स्तर को देखते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि स्वर्गीय ज्वाला का सामना करने का मतलब था उनके अंतिम अभिशाप का सामना करना। भले ही झांग चुवान-वू एक ग्रैंड मास्टर था और उसके जहरीले कीड़े दोगुने शक्तिशाली थे, एक बार स्वर्गीय ज्वाला द्वारा छुए जाने के बाद उनकी एकमात्र नियति मृत्यु थी। वूश वूश वूश। स्वर्गीय ज्वाला की सुई धागा तकनीक के तहत सभी जहरीले कीड़े बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते थे। उनके पास जो भी जहरीली ऊर्जा का आवरण था वह हवा के सामने धुंध की तरह था। जियाओयान की आध्यात्मिक शक्ति असाधारण थी, यहाँ तक कि हुनहुजी ने भी इसकी प्रशंसा की थी। बिना किसी आत्मा प्रशिक्षण विधि के ऐसी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना वास्तव में उसे एक जन्मजात कीमियागर बनाता है। अग्नि ड्रैगन ने जहरीले कीड़ों को भागने से रोकने के लिए केवल एक सील के रूप में काम किया। असली घातक चाल हड्डी को ठंडा करने वाली ज्वाला की कुछ किस्में से बनी सुई थी। वापस आओ। झांग चुवान-वू का दिल खून से लथपथ था, वे उसके सावधानी से पाले गए जहरीले कीड़े थे। जब तक झांग चुवान-वू जियाओयान की ओर भागा, अपने गंभीर रूप से घायल शरीर को घसीटते हुए हमला करने के लिए, उसके सभी जहरीले कीड़े पहले ही स्वर्गीय ज्वाला सुइयों द्वारा नष्ट कर दिए गए थे, एक भी नहीं बचा। जब उसने अपने जहरीले कीड़ों को राख में बदलते देखा तो उसका चेहरा निराशा से भर गया।
मुंह भर खून थूकने के बाद उसने वास्तव में जीवन से हार मान ली और मर गया। अगर झांग चुवान वो जहर मास्टर नहीं होते और इसके बजाय हाई जुबान क्लास क्यूई विधि और डू तकनीक का अभ्यास करते तो जियाओ यान शायद उन्हें हरा नहीं पाते। हालांकि झांग चुवान वो वास्तव में जहर मास्टर थे जो जहरीले कीड़ों की खेती पर ध्यान केंद्रित करते थे, जबकि जियाओ यान असाधारण रूप से मजबूत आध्यात्मिक शक्ति वाले द्वितीय श्रेणी के कीमियागर थे। कुछ अस्थि द्रुतशीतन ज्वाला के साथ ये कहा जा सकता है कि बाद वाले ने पूर्व को पूरी तरह से पराजित कर दिया। जो दूसरों के लिए एक परेशानी भरा और खतरनाक जहर मास्टर था, वह उसके लिए कोई खतरा नहीं था। जब जियाओ यान झांग चुवान वू के शरीर के पास गया तो उसने पाया कि उसके आंतरिक अंग पहले से ही खोखले हो चुके थे। अपने जहरीले कीड़ों के बिना झांग चुवान वू का केवल एक ही भाग्य था, मृत्यु। ऐसा लगता है कि उसने आत्माओं के हॉल के भीतर अपने जीवन को बचाने का एक तरीका खोजने की उम्मीद में परीक्षण में भाग लिया। निस्संदेह एक जहर मास्टर एक ऐसा पेशा था जो दुश्मन को 1000 नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन ये खुद को 800 नुकसान भी पहुंचा सकता था। वे वास्तव में शक्तिशाली थे लेकिन खुद पर अत्यधिक कठोर थे। सभी हाई हुआन क्लास परीक्षणों को पूरा करने के बाद आपको हाई हुआन क्लास सोल एनवॉय की उपाधि दी जाती है। आप ट्रायल ग्राउंड से बाहर निकलने और संसाधनों के लिए अपने सोल पॉइंट का उपयोग करने के लिए ट्रेजर हॉल में प्रवेश करने का विकल्प चुन सकते हैं, या आप जुबान क्लास परीक्षणों से गुजरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जियाओ यान ने आध्यात्मिक आवाज़ सुनी जो सीधे उसकी आत्मा में प्रवेश कर गई। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। जुबान क्लास क्यूई विधियों और डू तकनीकों के दृष्टिकोण से जुबान क्लास और हुआन क्लास के बीच का अंतर एक खाई की तरह है। हालांकि जियाओ यान ने हाई हुआन क्लास परीक्षणों में केवल 2 लड़ाइयां लड़ी थीं, ये कहा जा सकता है कि दोनों लड़ाइयां खतरों और नज़दीकी कॉल से भरी थीं। उन लड़ाइयों में उसने न केवल क्रूर शक्ति पर भरोसा किया था, बल्कि अपेक्षाकृत आसानी से विजयी होने के लिए बुद्धि, रणनीति और थोड़ी किस्मत पर भी भरोसा किया था। जियाओ यान ने सोल कमांड की जांच की और उस पर लिखा हुआ स्वाभाविक रूप से हाई हुआन क्लास में बदल गया, जिसमें ठीक 100 सोल पॉइंट थे। 100 सोल पॉइंट को हाई हुआन क्लास क्यू विधि या डू तकनीक के लिए बदला जा सकता है। अगर मैं लो जुबान क्लास से हाई जुबान क्लास तक पहुंच सकता हूं, तो मेरे पास ठीक 1000 सोल पॉइंट होंगे जो हाई जुबान क्लास क्यू विधि या डू तकनीक के लिए पर्याप्त होंगे। जियाओ यान खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक पाया। हाई जुबान क्लास, उसे यकीन भी नहीं था कि वह लो जुबान क्लास ट्रायल में किसी प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता है। एक हाई जुबान क्लास प्रतिद्वंद्वी बहुत अच्छी तरह से रैंक 3 जादुई जानवर हो सकता है। एक रैंक 3 जादुई जानवर अपने पंजे के एक ही वार से उसे कुचल सकता है। यहाँ तक कि उसके पिता जियाओ झान रैंक 3 के जादुई जानवर को हराने में सक्षम नहीं हो सकते थे, उसे तो छोड़ ही दीजिए। एकमात्र डू प्रैक्टिशनर। हालांकि जियाओ यान ने जल्दी से इसे हंसी में उड़ा दिया और दृढ़ विश्वास के साथ बुदबुदाया, अगर मैं जुबान क्लास तक भी नहीं पहुंच सकता तो मेरे पास वापस लौटने और जुनेर को देखने के लिए कौन सा चेहरा बचा होगा। फिर भी उसे कोई जल्दी नहीं थी। अपनी डूक्यू को बहाल करने के लिए क्यूई रिकवरी पिल लेने के बाद उसने औषधीय कड़ाही को फिर से जलाया, अपनी उंगली काटकर उसमें खून की एक बूंद गिराई और देखा कि लौ धीरे धीरे खून को विघटित कर रही है। उसके शरीर में अभी भी जहर था। डिटॉक्सिफिकेशन पिल को परिष्कृत करने के लिए सबसे पहले जहर की संरचना और इसमें शामिल विषाक्त पदार्थों को जानना चाहिए। चूंकि उसने जहर को अवशोषित कर लिया था, इसलिए उसे अपने खून में इसके घटकों का विश्लेषण करने और फिर विषाक्त पदार्थों को बेअसर करने के लिए विशिष्ट औषधीय अवयवों के प्रभावों का उपयोग करने की आवश्यकता थी। सख्ती से कहें तो यह उसका पहला औपचारिक रूप से डिटॉक्सिफिकेशन था। हुनहुजी के साथ पिछले उदाहरण की गिनती नहीं की गई। यह उचित विश्रण से ज्यादा एक त्वरित बुद्धि वाला समाधान था। एक दिन और एक रात के श्रमसाध्य विश्लेषण के बाद जियाओ यान ने अंततः विषाक्त पदार्थों को शुद्ध करने के लिए सही औषधीय जड़ी बूटी की पहचान की। उसने एक विश्रण गोली को परिष्कृत किया और अपने शरीर से जहर को सफलतापूर्वक निकाल दिया। वास्तव में विश्रण के लिए सिर्फ एक पूरा दिन लग गया। मारना आसान है, जान बचाना मुश्किल है, जहर पाना आसान है, विश्रण करना मुश्किल है। जियाओ यान ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, फिर देखा कि उसके आसपास सब कुछ एकदम शांत था, जिससे उसे पागलपन जैसा महसूस हो रहा था। मैंने इस परीक्षण स्थल में काफ़ी समय बिताया है, अब इसे समाप्त करने का समय आ गया है। आइए जुबान वर्ग के परीक्षणों को चुनौती दें। एक भिनभिनाने वाली आवाज़ सुनाई दी और जैसे ही उसने बात की उसके सामने एक दरवाज़ा अचानक प्रकट हो गया। पिछले पोर्टलों के विपरीत ये दरवाज़ा मूर्त और बहुत वास्तविक लग रहा था। जुबान वर्ग से जैसी उम्मीद थी, दरवाज़ा भी अलग है, जियाओ यान ने दरवाजे से अंदर जाते हुए सोचा। शून्य के भीतर हुन क्षेत्र में हजारों युवा लोग एकांत शहर के साधना स्थल में डू तकनीक का अभ्यास करते थे। साधना स्थल के प्रशिक्षक को अचानक एक आध्यात्मिक संदेश मिला। उन्होंने लापरवाही से एक युवक की ओर इशारा किया और कहा, हुन युकुन, बाहरी दुनिया से किसी ने जुबान वर्ग उन्नति परीक्षण के लिए आवेदन किया है। अब तुम्हारी बारी है।
प्रशिक्षक के शब्दों को सुनकर खेती के मैदान में मौजूद सभी हुन कबीले के वंशजों ने ईर्ष्या, जलन और आक्रोश के भाव दिखाए। आत्मा अन्न प्राप्त करने का इतना अच्छा अवसर उनके हाथ क्यों नहीं लगा? तुम भाग्यशाली हो, यूकुन। जुबान वर्ग में आगे बढ़ने के लिए 100 आत्मा अन्न की आवश्यकता होती है। क्या बाहरी दुनिया से किसी का सामना करना व्यावहारिक रूप से मुफ्त में अन्न दिए जाने जैसा नहीं है? हुनयूकुन की आंखें तेज हो गईं और उसने अपने होंठ चाटे और कहा, मुझे सबसे ज्यादा मजा बाहरी दुनिया के इन अज्ञानी लोगों का शिकार करने में आता है। मेरा संग्रह एक से बढ़ने वाला है। अध्याय 46। हुन कबीले के वंशज हुनयूकुन। यह जुबान वर्ग परीक्षण वास्तव में कुछ और ही है, यहाँ तक कि इलाका भी पूरी तरह से अलग है। जियाओ यान एक हरे भरे घास के मैदान पर खड़ा था। हालांकि मैदान बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ये हरे पेड़ों और नदी के किनारों के साथ जीवन शक्ति से भरा हुआ था। अगर कोई बेहतर नहीं जानता तो वह इसे छुट्टी मनाने की जगह या क्लास 5A पर्यटक आकर्षण समझ सकता था। ये पिछले लड़ाई के प्लेटफार्मों से पूरी तरह से अलग था। सबसे बड़ा अंतर घास के मैदान के आसपास का इलाका था। शून्य। उसने चारों ओर देखा। घास के मैदान के किनारे पर कोई अवरोध सुरक्षा नहीं थी। ये खाली जगह के एक टुकड़े की तरह लग रहा था, कुछ हद तक उस ब्रह्मांड के समान जिसे वह जानता था। हालांकि अंतरिक्ष के पूर्ण अंधकार के विपरीत आसपास का खाली स्थान पूरी तरह से काला नहीं था। इसके बजाय इसमें स्याही के हरे रंग का संकेत था, जिसमें अज्ञात धूल और वस्तुएं तैर रही थीं। पूरी दुनिया कुछ धुंधली लग रही थी, फिर भी विडंबना यह है कि यह घास का मैदान अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था जो क्षेत्र को रोशन कर रहा था। ये जगह वास्तव में क्या है? वह घास के मैदान के किनारे पर चला गया और ध्यान से देखने लगा। वास्तव में ये खाली जगह के बीच तैरता हुआ एक घास का मैदान था। गिरने से संभवतः कोई व्यक्ति उसके आसपास तैरते हुए अवशेषों में बदल जाएगा। ये पहली बार था जब जियोयान ने ऐसी जगह देखी थी। वह दृश्य की भव्यता से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। हे, बाहरी दुनिया से आए एक मूल निवासी से जैसी उम्मीद थी, वह ये भी नहीं जानता कि शून्य क्या है। उसके पीछे से तिरस्कार और अहंकार से भरी आवाज आए। अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के साथ जियोयान स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी पहले ही आ चुका है। उसने पलटकर देखा और देखा कि उसकी उम्र का एक आदमी दरवाजे से बाहर निकल रहा है। उस आदमी की भौहें गर्व से भरी हुई थीं। आत्मा, क्या आप आत्माओं के हॉल से हैं? जियोयान ने देखा कि उस आदमी ने आत्मा के लिए चांदी सफ़ेद अक्षर के साथ कढ़ाई की हुई एक प्रशिक्षण पोशाक पहनी हुई थी, और अनुमान लगाया कि इस बार का परीक्षण प्रतिद्वंद्वी आत्माओं के हॉल या हुन कबीले का प्रत्यक्ष शिष्य हो सकता है। वह ये भी समझ गया कि हुआन क्लास क्यू विधियां और डू तकनीकें तोप के चारे को आकर्षित करने के लिए मात्र चारा थीं, ताकि उन्हें प्रयास करने के लिए लुभाया जा सके। केवल वे लोग जो जुबान क्लास में पहुंचे थे, उन्हें हॉल ऑफ सोल्स द्वारा योग्य कर्मी माना जाता था और वे इसके संसाधनों का आनंद लेने के पात्र थे। और जुबान क्लास तक पहुंचने के लिए किसी को हॉल ऑफ सोल्स के एक सच्चे सदस्य को हराना पड़ता था। एक मूल निवासी के साथ लड़ना बस स्वभाव है। मैं, हुनयूकुन, आपको जीवित रहने का मौका दूंगा। यदि आप अपने सभी आत्मा अंक छोड़ देते हैं, जमीन पर घुटने टेकते हैं और 3 बार प्रणाम करते हैं, तो मैं आपको इस जगह से जाने दे सकता हूं। अन्यथा आप शून्य में तैरते हुए कचरे का एक और टुकड़ा बन जाएंगे। हे, मैंने सुना है कि शून्य में गिरने का मतलब दर्द और निराशा में धीरे धीरे मरना है। दूसरे पक्ष को एक दिमागी रूप से मृत व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हुए देखकर जियाओयान ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत करने में बहुत आलसी था। जवाब देने से केवल उसका अपना IQ कम होगा। उसने बस भारी जुबान रूलर निकाला और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। उसकी निगाहें तेज हो गईं और उसने अपनी आंखों के जरिए जवाब दिया। अगर आज किसी को शून्य में फेंका जाना था तो उसका मानना था कि वह हुनयूकुन होगा। अचानक शांत हुए युवक को देखकर हुनयूकुन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने व्यंग्य किया, भले ही तुम उड़ सकते हो, लेकिन आज तुम बच नहीं पाओगे। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक गहरे सुनहरे रंग की बड़ी तलवार निकाली। उसका आकार तेजी से बाहर आया और वह हिंसक रूप से जमीन पर गिर पड़ा और जियाओयान पर बेरहमी से वार किया। जियाओयान का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसने महसूस किया कि तेज हवा का दबाव उसकी ओर आ रहा है। उसने तुरंत अपने पूरे शरीर में डुक्यूई को प्रसारित किया, अपने दाहिने हाथ से भारी जुबान शासक के हैंडल को कसकर पकड़ लिया और वार को रोकने के लिए अपने बाएं हाथ से बीच के हिस्से को पकड़ लिया। हाँ, तुम सिर्फ एक डू प्रैक्टिशनर हो। इस आदान प्रदान ने हुनयूकुन को थोड़ा आश्चर्यचकित किया, क्योंकि जियाओयान की डुक्यूई स्पष्ट रूप से केवल 8 स्टार डू प्रैक्टिशनर की थी, फिर भी वह अपने वार को रोकने में कामयाब रहा। ऐसा लगता है कि आपने अपने शरीर को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया है। हुनयूकुन ने एक और वार करने के लिए अपनी तलवार खींची। जब उसने लो जुबान क्लास तलवार तकनीक का प्रदर्शन किया तो बड़ी तलवार से एक हल्की काली चमक निकली। जियाओयान ने अपने शरीर को थोड़ा झुकाने और जल्दी से पीछे हटने के लिए अपनी उत्कृष्ट आध्यात्मिक शक्ति और चकमा देने के कौशल का उपयोग किया। उसने सीधे इस जुबान क्लास डू तकनीक का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की।
इसके बजाय उसने अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को स्थानांतरित कर दिया और शक्तिशाली वार के बल को विक्षेपित करने के लिए भारी जुबान शासक के भारीपन का उपयोग किया। हुनयूकुन की बड़ी तलवार से चिंगारी की एक लंबी स्ट्रिंग निकली जो भारी जुबान शासक को रगड़ रही थी। यहाँ तक कि जियाओ यान का चेहरा भी इन उड़ती हुई चिंगारियों से टकराया। धमाका! तलवार के जमीन पर गिरने पर घास के मैदान पर तुरंत एक लंबा घाव दिखाई दिया। सिर्फ इस एक वार से जियाओ यान को एहसास हुआ कि हुनयूकुन की डू तकनीक की साधना लू जिंग से कहीं बेहतर थी। ये लो जुबान क्लास तलवार तकनीक संभवतः महारत के एक बड़े स्तर पर पहुंच गई थी। वह लू जिंग की तरह एक 6 सितारा डू मास्टर है, लेकिन उसकी डू तकनीक और क्यूई विधियां कहीं ज्यादा दुर्जेय हैं। जियाओ यान ने उनके आदान प्रदान के बाद फैसला किया। उसके सामने वाला व्यक्ति शक्तिशाली क्यूई विधियों और डू तकनीकों वाला एक 6 सितारा डू मास्टर था, जो जियानान अकादमी के बाहरी अकादमी के लोगों से कहीं बेहतर था, जिनके पास दिखाने के लिए केवल उनकी साधना का स्तर था। जियाओ यान ने खुद को एक पैर पर सहारा दिया और इसे 360 डिग्री घूमने के लिए एक धुरी के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने अपने हाथ में भारी जुबान शासक को क्रूरता से घुमाया। भयानक केंद्रापसारक बल ने हुनयूकुन के खिलाफ हमले में वजन जोड़ा, जिससे उसके हाथों की नसें उभर आईं। क्लैंग! काला शासक और बड़ी तलवार टकराई, जिससे चिंगारी उड़ी और धातु के टकराने की स्पष्ट ध्वनि शून्य में धीरे धीरे गूंजने लगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इतना भारी हथियार! हुनयूकुन के हाथ सुन्न हो गए और वह अपनी बड़ी तलवार को मुश्किल से पकड़ पा रहा था, क्योंकि वह बलपूर्वक पीछे हट गया। उसके कदमों ने जमीन पर बहुत गहरे पैरों के निशान छोड़े, जो जियाओ यान के भारी जुबान शासक के वजन को दर्शाते थे। लेकिन जियाओ यान के लिए भी यह आसान समय नहीं था, उसके हाथ भी कुछ हद तक सुन्न हो गए थे। हुनयूकुन की ताकत लू जिंग से भी ज्यादा थी जब उसने डू क्यूई क्लोक का इस्तेमाल किया। हुनयूकुन ने भिनभिनाने वाली आवाज के साथ शक्तिशाली अदृश्य ऊर्जा के विस्फोट जारी किए। यह एक प्रकार का गुणरहित डू क्यूई था और पहली बार जियाओ यान ने इस तरह के अजीबोगरीब डू क्यूई का सामना किया था। अगर उसे इसका वर्णन करना होता तो ये पूरे शरीर के चारों ओर लिपटी आत्मा शरीर की एक परत की तरह था। ये वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति और डू क्यूई दोनों से बना एक लबादा था। इस प्रकार का डू क्यूई सोल क्लोक सामान्य डू क्यूई क्लोक से अधिक मजबूत था, क्योंकि यह अधिक ताकत और बढ़ी हुई धारणा प्रदान करता था। हुनयूकुन को इस विशेष क्लोक को संघनित करते हुए देखकर जियाओ यान का मन तनावग्रस्त हो गया। डू क्यूई की धाराएं उसके क्यूई चक्रवात से बाहर निकलने लगीं और उसके शरीर में बहने लगीं, जिससे उसे युद्ध के लिए आवश्यक शक्ति मिल गई। हा, आपके पास वास्तव में कुछ कौशल हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने सोल पाथ ट्रायल चैलेंज चुनने की हिम्मत की। मुझे अपना डू क्यूई क्लोक इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करने के लिए आपको खुद पर गर्व होना चाहिए। जियाओ यान की भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से लगा कि उसे अपनी अज्ञानता के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। क्या उसने अनजाने में नरक कठिनाई मोड चुना था? हे, मेरा वार स्वीकार करो। सोल शेकिंग स्लैश! हुनयूकुन ने हवा में ऊंची छलांग लगाई, उसका दाहिना हाथ बड़ी तलवार को पकड़ रहा था। जियाओ यान को यकीन नहीं था कि यह एक भ्रम था, लेकिन एक पल के लिए उसे लगा कि उसने ब्लेड पर एक मानव चेहरा उभरता हुआ देखा है। जब हुनयूकुन ने नीचे की ओर वार किया तो ब्लेड ने गाना शुरू कर दिया और भूत चिल्लाने लगे। इस वार के नीचे आध्यात्मिक तरंगों का एक विस्फोट भी हुआ, जैसे कि ये देवताओं और भूतों दोनों को मार सकता है। जियाओ यान ने जल्दी से खुद को संभाला, वार से बचाव के लिए हैवी जुबान रूलर का इस्तेमाल किया। वार के जमीन पर गिरते ही चिंगारी उड़ी। भारी हथियारों के टकराने की आवाज के बीच एक शक्तिशाली बल ने जियाओ यान के खड़े होने के स्थान पर आधा मीटर चौड़ा गड्ढा बना दिया, जिससे उसके पैर जमीन में धंस गए। हुनयूकुन ने व्यंग्य किया, तुम्हें लगता है कि तुम एक हाई जुबान क्लास डू तकनीक को रोक सकते हो? अचानक एक आध्यात्मिक शॉकवेव हैवी जुबान रूलर से गुजरी, जिसने जियाओ यान के दिमाग पर वार किया और उसके मुंह से खून की एक बूंद रूलर पर गिर गई। अप्रत्याशित रूप से इस आत्मा को हिला देने वाले वार में आक्रमण की दूसरी परत भी थी, और यह अभी भी एक आध्यात्मिक आक्रमण था जिसका बचाव नहीं किया जा सकता था। अध्याय 47। मैं जियाओ यान अदम्य हूँ। आध्यात्मिक प्रहार! क्या यह एक आत्मा कौशल है? जियाओ यान ने ऐसी तकनीक की उम्मीद नहीं की थी जो डू तकनीक और आत्मा कौशल दोनों से मिलती जुलती हो। आत्मा कौशल में हुन कबीले का विकास और नवाचार इस हद तक पहुंच गया था कि उन्होंने उन्हें डू तकनीकों के साथ एकीकृत कर दिया था। हथियारों की टक्कर का उपयोग करके वे कंपन के माध्यम से एक आध्यात्मिक हमला संचारित कर सकते थे, जिसके परिणामस्वरूप एक अप्रतिरोध्य और घातक आध्यात्मिक प्रहार होता था। धमाका! जियाओ यान इस वार को बिल्कुल भी रोक नहीं सका। भयानक बल ने उसे गड्ढे की दीवार में दबा दिया। हे, ऐसा लगता है कि तुम आखिरकार थोड़ा बहुत जानते हो। मुझे लगा कि बाहरी दुनिया को अब पता नहीं है कि आत्मा कौशल क्या होते हैं। हुनयूकुन ने अपनी तलवार की मूठ पर हिंसक रूप से दबाव डाला, जिससे जियाओ यान भारी जुबान शासक के नीचे मजबूती से फंस गया और भागने का कोई मौका नहीं मिला। बस एक और वार से वह जियाओ यान की आत्मा को हवा में उड़ा सकता था।
हुन कबीले की सबसे बड़ी ताकत आत्माओं के इस्तेमाल में थी। यही वजह थी कि वे 8 प्राचीन कुलों में सबसे ऊपर थे। अलविदा बदमाश, अगली बार जब कोई तुम्हें कोई प्रस्ताव दे तो उसे स्वीकार करना याद रखना। शायद उनका इरादा अच्छा हो। हुनयूक उनकी महान तलवार ने एक अंतहीन आत्मा प्रकाश उत्सर्जित किया, जिसमें एक भिनभिनाने वाली ध्वनि थी, क्योंकि वह अंतिम वार के लिए तैयार था। जियाओयान ने एक ठंडी हंसी निकाली, उसकी आंखों में किसी भी निराशा से रहित। बाहर से डू तकनीक को कम मत समझो। कौन उच्च जुबान श्रेणी की डू तकनीक नहीं जानता? तुम एक कुएं में मेढक हो। ऑक्टेन ब्लास्ट, पहाड़ के पार बैल पर प्रहार। TLN, पहाड़ के पार बैल पर प्रहार के शानदार नियुक्त चीन में एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट तकनीक है, जिसे केवल अपनी मुट्ठी या हथेलियों का उपयोग करके दूर से प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने और उसे गिराने की क्षमता के रूप में वर्णित किया गया है। जियाओयान इस पल के लिए चुपके से ताकत जुटा रहा था, उसकी उंगलियां बंद मुट्ठी से खुली हथेली तक फैल रही थीं। उसके दिल में गूंजती हुई एक गहरी दहाड़ के साथ जियाओयान की आभा अचानक म्यान से निकाली गई तलवार की तरह तीखी हो गई। उसकी हथेली के केंद्र में हिंसक ऊर्जा ने डू क्यूई का एक अत्यंत तीखा बवंडर पैदा किया। जियाओयान की भयावह आभा के अचानक बढ़ने को महसूस करते हुए हुनयूक के चेहरे पर मजाकिया मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने अनुमान नहीं लगाया था कि जियाओयान इतना शक्तिशाली हमला कर सकता है। बाहरी दुनिया का ये बदमाश वास्तव में एक उच्च जुबान वर्ग की डू तकनीक जानता था। इसके अलावा इस डू तकनीक को स्पष्ट रूप से महारत के एक पूर्ण स्तर तक विकसित किया गया था, और जियाओयान केवल एक 8 सितारा डू प्रैक्टिशनर था। हुन कबीले के वंशजों के लिए भी एक उच्च जुबान वर्ग की डू तकनीक को इतनी पूर्ण महारत हासिल करने में कई साल या एक दशक लग सकते हैं। क्या उसने पालने में ही अभ्यास करना शुरू कर दिया था? हुनयूकुन ने जल्दबाजी में अपनी खुद की डू तकनीक को रद्द कर दिया और अपने सामने अपनी सारी डू क्यूई को एक मोटा सुरक्षात्मक लबादा बनाने के लिए केंद्रित कर दिया। जियाओयान की हथेली ने जोरदार धमाके के साथ भारी जुबान शासक पर जोरदार प्रहार किया। जो बल फूटा वह हुनयूकुन के शरीर पर जोरदार तरीके से लगा। उसे लगा जैसे उसे जोर से मारा गया हो और संपर्क बिंदु से अदृश्य ऊर्जा का एक चक्र बाहर निकल आया। वूश, हथेली के प्रहार से हुनयूकुन हवा में उड़ गया। इस बीच बची हुई छिपी हुई शक्ति ने उसके चारों ओर के लबादे पर बेरहमी से बमबारी की। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी गहन डू तकनीक जानते हो। मैंने वास्तव में तुम्हें कम आंका था। हुनयूकुन की अभिव्यक्ति तब काली पड़ गई जब उसने जियाओयान को गड्ढे से बाहर निकलते देखा। हमले ने उसके डू क्यूई लबादे को भी फाड़ दिया था, जिससे उसकी आंखों में भयंकर क्रोध भर गया था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर वह किसी बाहरी व्यक्ति, एक मामूली गंवार से हार गया तो उसे अपने कबीले में किस तरह की खिल्ली का सामना करना पड़ेगा। उसका दाहिना हाथ अचानक बड़ी तलवार के चारों ओर कस गया। अपने बाएं हाथ से उसने अपने मुंह के कोने से खून की एक धार पोंछी और दहाड़ा, गंवार, तुम निस्संदेह आज मर जाओगे। एक भयंकर चीख के साथ हुनयूकुन आगे बढ़ा, उसके हाथ में बड़ी तलवार ठंडी हवा की लहरें छोड़ रही थी। चून की आत्मा को हिला देने वाले स्लैश का आध्यात्मिक हमला दूसरे पक्ष को एक ही वार से मारने में विफल रहा था, इसलिए वह फिर से वार करेगा। डू क्यूई लबादे के प्रभाव के साथ मिलकर गहरे सुनहरे रंग की बड़ी तलवार ने ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति की एक भयानक शक्ति पैदा की, जिसने जियाओयान के रंग को भी नाटकीय रूप से बदल दिया। हुनयूकुन ने अपनी तलवार को जियाओयान पर भयंकर तरीके से घुमाया। तलवार के झटके की ताकत ने यह स्पष्ट कर दिया कि भले ही बाद वाला उसे भारी जुबान शासक से रोक दे, लेकिन भयानक आध्यात्मिक प्रहार निस्संदेह उसकी आत्मा को 2 हिस्सों में विभाजित कर देगा, जिसके परिणामस्वरूप तुरंत मृत्यु हो जाएगी। हवा की तीव्र, दमनकारी ध्वनि ने जियाओयान के लिए सांस लेना थोड़ा मुश्किल कर दिया। वह समझ गया कि किसी भी परिस्थिति में वह खुद को फिर से सोल शेकिंग स्लैश से नहीं टकराने दे सकता। आध्यात्मिक प्रहार बहुत भयानक था। जियाओयान ने अपने दांत भींच लिए, क्योंकि जीवन और मृत्यु के इस महत्वपूर्ण क्षण में उसकी शक्तिशाली लड़ाकू प्रवृत्ति ने काम करना शुरू कर दिया। अविश्वसनीय रूप से उसने सोल शेकिंग स्लैश के कमजोर स्थान पर कुशलता से प्रहार करने के लिए भारी जुबान शासक और ऑक्टेन ब्लास्ट की छिपी हुई शक्ति का उपयोग किया, जिससे प्रहार को रोकने में कामयाब रहा। क्या ये किस्मत थी? हुनयूकुन दंग रह गया। सूक्ष्म छिपी हुई शक्ति ने उसकी डू तकनीक के कमजोर स्थान पर सटीक प्रहार किया था, जिससे उसका आध्यात्मिक प्रहार भारी जुबान शासक को भेदने से पहले ही टूट गया। यहाँ तक कि जियाओयान को भी एहसास नहीं हुआ कि उस महत्वपूर्ण क्षण में उसकी आध्यात्मिक शक्ति में थोड़ा सुधार हुआ था, जिससे उसे डू तकनीक में कमजोर स्थान का पता चल गया। अनजाने में उसने युद्ध में कीमिया में इस्तेमाल किए जाने वाले कौशल को लागू किया था, जैसे आध्यात्मिक शक्ति से आग को नियंत्रित करना और हानिकारक पदार्थों को त्यागते हुए जड़ी बूटियों के औषधीय भागों को पहचानना। उसने आध्यात्मिक शक्ति के संकेंद्रण बिंदु की पहचान की थी, गहरे सुनहरे रंग की महान तलवार पर वह बिंदु जहां ऊर्जा केंद्रित थी। ये सिर्फ थोड़ी किस्मत थी। जियाओयान ने ठहाका लगाया, तो और देखो कि क्या ये वास्तव में सिर्फ किस्मत है। हुनयूकुन ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसने एक बार फिर सोल शेकिंग स्लैश को अंजाम दिया और जियाओयान की ओर बढ़ गया।
हालांकि परिणाम वही रहा। जियोयान ने हैवी जुबान रूलर के साथ ऑक्टेन ब्लास्ट को अंजाम दिया और ऑक्टेन ब्लास्ट की छिपी हुई शक्ति ने गहरे सुनहरे रंग की महान तलवार पर केंद्रित आध्यात्मिक शक्ति को सटीक रूप से चकनाचूर कर दिया। डू तकनीक और सोल स्किल का यह संयोजन वास्तव में पहले अप्रत्याशित था, लेकिन कई मुठभेड़ों के बाद जियोयान इस चाल की कमजोरी को समझने में कामयाब रहा। सोल शेकिंग स्लैश हुन्यूकुन द्वारा शुरू में इस्तेमाल की गई लो जुबान क्लास तलवार तकनीक से बहुत मिलता जुलता था। यह आध्यात्मिक हमले की ताकत बढ़ाने के लिए तलवार तकनीक की उग्रता का उपयोग करते हुए उस स्लैश के आधार पर आध्यात्मिक हमला जोड़ने जैसा था। आध्यात्मिक हमले की ताकत वास्तव में बढ़ाई गई थी, फिर भी तलवार तकनीक स्वयं लो जुबान क्लास के मानक पर बनी रही। यह विशेष रूप से गहरा नहीं था। यदि जियोयान के काफ़ी कम साधना स्तर के लिए नहीं होता तो उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ऑक्टेन ब्लास्ट पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं होती। वह केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति और चपलता पर भरोसा करके इस सीधे हमले को चकमा दे सकता था। चाहे हमला कितना भी जोरदार हो या आध्यात्मिक प्रहार कितना भी अजीब हो, अगर ये लक्ष्य पर नहीं लगा तो यह अर्थहीन था। जियोयान की आंतरिक ठंडी हंसी के विपरीत हुन्यूकुन अंदर ही अंदर कोस रहा था। आत्मा को हिला देने वाले वार की कमजोरी स्पष्ट थी, लेकिन आमतौर पर वार से किसी की भी आत्मा नष्ट हो जाती थी या कम से कम उसे गंभीर आत्मा भटकाव का सामना करना पड़ता था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियोयान ये सन की चौंका देने के बाद भी वार सह सकता है और फिर भी ऐसा व्यवहार कर सकता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। लानत है। धमाका। हुन्यूकुन का वार जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरा। इस बार जियोयान ने बचाव करने की भी जहमत नहीं उठाए और आसानी से उसे चकमा दे दिया। मेरा हुन कबीला तुम्हारे जैसे बाहरी बदमाश से हार नहीं सकता। बिल्कुल असंभव। अचानक हुन्यूकुन का खून बेतहाशा उबलने लगा और अगले ही सेकंड में उसका डुक्यूई और भी मजबूत होता गया। 7 स्टार डू मास्टर, 8 स्टार डू मास्टर, 9 स्टार डू मास्टर, 9 स्टार डू मास्टर का शिखर। हुन्यूकुन का सोल क्लोक भी कवच में बदलने के संकेत दिखाने लगा। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि डुक्यूई को कवच में बदलना कुछ ऐसा था जो केवल एक डू ग्रैंड मास्टर ही कर सकता था। गुप्त तकनीक। रक्तरेखा से संबंधित एक गुप्त तकनीक। जियाओयान की नज़र गंभीर हो गई। उसने अपनी स्टोरेज रिंग में कुछ अस्थायी शक्ति बढ़ाने वाली गुप्त तकनीकें देखी थीं, लेकिन उन तकनीकों के लिए विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता थी, इसलिए वह उन्हें सीखने में सक्षम नहीं था। डू गॉड ब्लडलाइन की शक्ति को देखना आपके लिए जीवन के बाद भी संतुष्ट महसूस करने के लिए पर्याप्त है। नरक में जाओ। जियाओयान गुप्त रूप से चिंतित था। वह इस स्लैश को चकमा नहीं दे सकता था। वह नहीं जानता था कि यह डू गॉड ब्लडलाइन गुप्त तकनीक क्या थी, लेकिन एक बात पक्की थी, हुन्यूकुन ने न केवल अपने साधना स्तर को बढ़ाया था, बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति को भी बढ़ाया था। ऑक्टेन ब्लास्ट की छिपी हुई शक्ति बिल्कुल भी केंद्रित आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट नहीं कर सकती थी। एक पल के लिए संघर्ष करने के बाद आखिरकार जियाओयान के दिल में क्रोध की लहर उठी। उसके चेहरे पर एक भयंकर भाव चमक उठा जब उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक क्यूई रिकवरी पिल निकाली और उसे अपने मुंह में फेंक दिया, जबकि उसके हाथों ने भारी जुबान शासक को कसकर पकड़ रखा था। तो चलो देखते हैं कि क्या तुम पहले मेरी गर्मी की लहर का सामना नहीं कर सकते या मेरी आत्मा तुम्हारे कटाव का सामना नहीं कर सकती। ज्वाला विभाजक सुनामी। अध्याय 48। अतिरिक्त परीक्षण। जियाओयान जानता था कि वह हुन्यूकुन के पहले कदम उठाने का इंतजार नहीं कर सकता था, भले ही डू गॉड ब्लडलाइन सीक्रेट तकनीक फिर से सक्रिय हो या न हो। इस बार उसने पहले हमला करने का फैसला किया। एक धमाकेदार आवाज के साथ उसने खुद को आगे बढ़ाया। उसका दाहिना पैर उसे हुन्यूकुन की ओर एक तीखे तीर की तरह फेंक रहा था। उसके हाथ में उच्च तापमान वाला भारी जुबान शासक जमीन पर घसीटता हुआ चला गया, जिससे एक झुलसा हुआ निशान बन गया। आग का एक रास्ता उसके पीछे पीछे चल रहा था, जो उसके पैरों के नीचे की हरी घास को जला रहा था। यहाँ तक कि दुनिया की शक्तियाँ भी उसके भारी जुबान शासक पर केंद्रित होने लगीं। ऐसा लग रहा था कि केवल फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी को अंजाम देने के दौरान ही भारी जुबान शासक पूरी तरह से जाग गया था, जो उस पर उकेरे गए रहस्यमय पैटर्न के माध्यम से अपना असली रूप प्रकट कर रहा था। एक असामान्य और हिंसक ऊर्जा उतार चढ़ाव अचानक पूरे घास के मैदान में फैल गया। इस उतार चढ़ाव को सबसे पहले महसूस करने वाला स्वाभाविक रूप से हुन्यूकुन था, जिसका रंग रूप काफी बदल गया था। उसकी नज़र उस युवक पर केंद्रित थी जो हाथ में भारी जुबान रूलर लेकर उसकी ओर बढ़ रहा था। उस हिंसक ऊर्जा उतार चढ़ाव का स्रोत वही था। एक डू तकनीक जो दुनिया की ऊर्जा को उछाल सकती है। एक डी क्लास। ये कैसे संभव है? एकमात्र 8 स्टार डू प्रैक्टिशनर संभवतः एक डी क्लास डू तकनीक कैसे जान सकता है? दुनिया की शक्ति को जुटाने में सक्षम होने का मतलब था कि जियाओयान ने वास्तव में एक डी क्लास डू तकनीक शुरू की थी, और यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। हुन्यूकुन को लगा कि वह पागल हो रहा है। बाहरी दुनिया का एक मूल निवासी हाई जुबान क्लास डू तकनीक में कैसे कुशल हो सकता है और साथ ही एक डी क्लास डू तकनीक भी विकसित कर सकता है? किस तरह का राक्षस इतनी कम उम्र में इन 2 डू तकनीकों को विकसित कर सकता है? एक डी क्लास डू तकनीक। यहाँ तक कि उसके पास एक भी नहीं थी।
ऐसा नहीं था कि हुन कबीले में डी क्लास डू तकनीक की कमी थी, लेकिन कबीले की अपनी प्रणाली थी। डी क्लास डू तकनीक हासिल करने के लिए किसी को भी इसी तरह की ताकत का प्रदर्शन करना पड़ता था। अगर हर कोई इसे हासिल कर सकता है तो कौन साधना करने का प्रयास करेगा। सामूहिक सुधार के लिए प्रोत्साहन और दंड एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। भाड़ में जाओ, आत्मा को हिला देने वाला वार, हुन यूकुन चिल्लाया। जियाओ यान तेजी से भागा, अपने पीछे आग की लपटें छोड़ता हुआ। उसने हवा में छलांग लगाई, अपने दाहिने हाथ में हैवी जुबान रूलर को कसकर पकड़ा और उसे आधे चांद के आकार में घुमाया। अगर आज कोई अंतहीन शून्य में गिरना है तो वह निश्चित रूप से तुम हो। जियाओ यान न केवल निडर था, बल्कि उसने पीछे बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने से भी इनकार कर दिया। इस बार आग की लहरें छोड़ने के बजाय उसने सीधे हैवी जुबान रूलर से हमला किया। ऐसा करके ही वह हुन यूकुन को मारने की 100% संभावना और उसे मारने की 100% निश्चितता सुनिश्चित कर सकता था। उसके पास दूसरी चाल के लिए पर्याप्त डूक्यूई नहीं थी। अगर यह वार हुन यूकुन को नहीं मार सका या आत्मा को हिला देने वाले वार का सामना नहीं कर सका तो इसका मतलब था कि वह हार गया था। लौ विभाजन सुनामी, महान तलवार और हैवी के बीच टकराव। जुबान शासक ने एक जोरदार विस्फोट किया। उनके हमलों की ताकत ने जमीन को चकनाचूर कर दिया और लगभग आधा मीटर चौड़ी दरार पैदा कर दी जो तेजी से घास के मैदान में फैल गई, जिससे ये पूरी तरह नष्ट हो गया। निस्संदेह, भले ही हुन यूकुन की साधना 9 सितारा डू मास्टर चरण तक पहुंच गई थी, फिर भी उसकी डू तकनीक डी क्लास फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी से कमतर थी। उच्च जुबान वर्ग की डू तकनीकें बहुत थीं, लेकिन डी क्लास डू तकनीकें ऐसी थीं जिन्हें जियाओ यान ने शायद ही किसी को इस्तेमाल करते सुना हो। उनकी दुर्लभता का कारण यह था कि डी क्लास डू तकनीकें दुनिया की शक्ति को जुटा सकती थीं। इसने उनकी शक्ति को अविश्वसनीय रूप से भयानक बना दिया। ये कुछ ऐसा था जिसकी तुलना उच्च जुबान वर्ग की डू तकनीक से नहीं की जा सकती थी। यहाँ तक कि ऑक्टेन ब्लास्ट, जिसे डी क्लास डू तकनीक जितना शक्तिशाली कहा जाता था, फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी से कहीं कमतर था। स्वोश, एक आत्मा को चकनाचूर करने वाला प्रहार आग की लहरों को चीरता हुआ सीधे जियाओ यान की ओर बढ़ा। हा, मर जाओ। अपरिहार्य आध्यात्मिक प्रहार का सामना करते हुए जियाओ यान के पास इसका सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। धमाका, उसके सातों छिद्रों से खून बहने लगा और उसकी आंखें रक्त वाहिकाओं से भर गईं। ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा को चीरता हुआ दर्द सीधे उसके सिर में घुस गया। उसके दिमाग में उसके पिछले जीवन की यादें भी कौंध गईं। जियाओ यान ने दहाड़ लगाए। वह यहाँ नहीं गिर सकता था। एक छोटी लड़की अभी भी उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। उसने रूलर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली क्योंकि उसके हाथों की नसें उभर आई थीं। एक जोरदार विस्फोट के साथ दहाड़ के बाद घास का मैदान अब बल का सामना नहीं कर सका और फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी द्वारा भेदा गया। हुन यूकुन, जिसका पूरा शरीर आग की लपटों से भस्म हो गया था, शून्य में फेंक दिया गया था। लोजुवान क्लास ट्रायल पूरा करने के बाद आपको लोजुवान क्लास सोल एओए की उपाधि दी जाती है। आप ट्रायल ग्राउंड से बाहर निकलने और अपने सोल पॉइंट्स का उपयोग संसाधनों के लिए करने के लिए ट्रेजर हॉल में प्रवेश करने का विकल्प चुन सकते हैं, या आप इंटरमीडिएट जुबान क्लास ट्रायल से गुजर सकते हैं। इस आध्यात्मिक आवाज़ को सुनकर जियाओ यान की पलकें जल्दी से झुक गईं। एक द्वितीय श्रेणी की सोल नरिशिंग पिल और एक क्यूई रिक्वायरिंग पिल निगलने के बाद उसकी चेतना धीरे धीरे अंधेरे में डूब गई। योजक चिन्ह, जियाओ यान को नहीं पता था कि कैसे वह काफ़ी देर तक सोया रहा, फिर धीरे धीरे जाग उठा। अगर अभी युद्ध में मेरी आध्यात्मिक शक्ति में थोड़ा सुधार न होता, साथ ही मेरी स्वाभाविक रूप से मजबूत आत्मा और ये तथ्य कि मैं एक कीमियागर हूं, तो मुझे लगता है कि मैं भी यहीं मर जाता। उसने सोल कमांड उठाया। ये पहले से ही लोजुवान क्लास में बदल गया था और हुन यूकुन को हराने के बाद उसके सोल पॉइंट 200 हो गए थे। यहाँ तक कि जियाओ यान भी बच जाने पर खुद को भाग्यशाली मानता था। इस अनुभव ने उसे हाई जुबान क्लास सोल ट्रेनिंग मेथड प्राप्त करने और सोल स्किल सीखने के लिए और भी दृढ़ बना दिया। आध्यात्मिक हमलों की शक्ति, खासकर जब अप्रत्याशित, बस बहुत शक्तिशाली थी। एक कीमियागर के रूप में वह किसी भी तरह से स्पिरिट और गैदरिंग सोल तकनीक पर अपना हाथ रखने के लिए दृढ़ था। बिना किसी हिचकिचाहट के जियाओ यान ने इंटरमीडिएट जुबान क्लास ट्रायल को चुनौती नहीं देने का फैसला किया। इसके बजाय उसने ट्रेजर हॉल में आइटम एक्सचेंज करने के लिए सोल कमांड का इस्तेमाल किया। एक और चुनौती के लिए वापस लौटना, ये सरासर मूर्खता होगी। अगर उसका सामना हुन यूकुन से ज़्यादा आध्यात्मिक शक्ति वाले किसी व्यक्ति से होता तो वह अनगिनत बार मर सकता था। सोल शेकिंग स्लैश का पहला वार ही उसके लिए अंत होता। 4 स्तरीय सोल स्ट्रेंथनिंग पिल के लिए एक्सचेंज, जियाओ यान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा और सीधे अपने सोल कमांड का इस्तेमाल किया विनिमय करने के लिए। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि हॉल ऑफ सोल्स हर जगह आत्मा के शरीरों का शिकार क्यों करता है। ये आत्मा बिंदु बस बहुत ही आकर्षक थे। एक 4 स्तरीय गोली जो वुटान सिटी में उन्माद पैदा कर सकती थी, उसे मात्र 50 आत्मा बिंदुओं के लिए बदला जा सकता था। इसके अलावा उसे सोल कमांड का उपयोग करके छूट भी मिली और उसे केवल 40 आत्मा बिंदुओं को खर्च करने की आवश्यकता थी।
सोल कमांड ने उस क्षण एक आध्यात्मिक उतार चढ़ाव जारी किया जब उसने विनिमय पूरा किया। कुछ ही समय बाद अंतरिक्ष फट गया और एक बैंगनी लाल रंग की गोली स्थानिक दरार से उड़कर उसके हाथ में आ गई। क्या ये हुन दायरे का मार्ग वास्तव में कहीं ले जा सकता है? यह एक वर्महोल की तरह है। जो जियोयान को नहीं पता था वह यह था कि एक डू पूर्वज कुछ समय के लिए अंतरिक्ष को नियंत्रित कर सकता है, एक डू वेनेरेट इसे सील कर सकता है और एक डू संत शून्य को चीर सकता है, तुरंत हजारों मील की यात्रा कर सकता है जिससे पृथ्वी के छोर पहुंच में आ सकते हैं। उसने तुरंत आत्मा को मजबूत करने वाली गोली निगल ली। अपने नाम के अनुरूप ये गोली आत्मा की क्षति की मरम्मत और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी, हालांकि यह केवल उन लोगों के लिए प्रभावी थी जिनकी आध्यात्मिक अवस्था मध्यवर्ती नश्वर अवस्था में थी। जैसे ही गोली उसके गले से नीचे गई, ये गर्मी की लहर में बदल गई और हाल ही में हुई लड़ाई में उसे लगी आत्मा की चोटों को ठीक करना शुरू कर दिया। उसके मुंह से गंदी हवा का एक झोंका निकला। फिर उसने धीरे धीरे अपनी क्यूई विधि को प्रसारित किया क्योंकि उसने पिछली घटनाओं को पचाने के लिए समय लिया। ये लड़ाई उसके लिए बहुत फायदेमंद रही थी। उसने महसूस किया कि इस दुनिया में आत्मा पर इस तरह के भयावह तरीके से हमला करने के लिए डिज़ाइन की गई चालें हैं। कितना घिनौना, यह अपमानजनक था। उसके पास खुद ऐसी घृणित तकनीक कैसे नहीं हो सकती थी। मैंने 9th स्टार डू प्रैक्टिशनर को तोड़ दिया है। जियोयान अवाक रह गया। उसने अपनी साधना पर कड़ी मेहनत की थी और कीमिया की कठिनाइयों को सहन किया था, लेकिन पाया कि पिटाई से उसे तेजी से सुधार हुआ। ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति एक हद तक कम हो गई थी और आत्मा को मजबूत बनाने वाली गोली की सहायता से उसकी शक्ति में भी एक सितारा की वृद्धि हुई थी। अपना सिर हिलाते हुए जियोयान ने अपने नितंब से मिट्टी को थपथपाया और आत्मा आदेश को पकड़े हुए अचानक कहा, मैं एक अतिरिक्त परीक्षण लेना चाहता हूँ। आत्मा मूल्यांकन परीक्षण को चुनौती दें। अध्याय 49 आत्मा प्रभाव। हुन क्षेत्र के एकांत खेती के मैदान में सभी कबीले के वंशजों का प्रतिनिधित्व करने वाली आत्मा मोमबत्तियों से भरे एक हॉल के भीतर हुन युकुन के नाम से चिन्हित एक मोमबत्ती अचानक बुझ गई। हाँ, हुन युकुन की आत्मा मोमबत्ती बुझ गई है, क्षेत्र की सफाई कर रहे एक युवा लड़के ने आश्चर्य से कहा। ओह, आपका मतलब हुन युकुन से है न? मैंने सुना है कि बाहरी दुनिया से किसी ने आत्मा पथ को चुनौती दी थी और वह उनका सामना करने गया था। मुझे लगता है कि वह हार गया और मारा गया, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने नजर डाली और उदासीन भाव से कहा। लेकिन शिक्षक, क्या हमें इसकी रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए? हुन कबीले के एक वंशज को मार दिया गया है, युवा लड़के ने पूछा। बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में हंसते हुए और तिरस्कारपूर्वक कहा, वह ग्रेड 1 रक्तरेखा वाला एक छोटा वंशज था, एक बेकार व्यक्ति जो कबीले के वयस्क होने के समारोह में भाग लेने के लिए भी योग्य नहीं था। कबीले के चिन्ह के बिना एक शिष्य के बारे में चिंता करने लायक नहीं है। अगर वह मर गया है तो वह मर गया है। बुजुर्ग ने अपना हाथ तिरस्कारपूर्वक हिलाया। डू गॉड कुलों में डू गॉड रक्तरेखा की सांद्रता ही सब कुछ थी। निम्न श्रेणी के रक्तरेखा वाले लोगों को कबीले का सच्चा सदस्य भी नहीं माना जाता था। ... कहीं और हुन दायरे के मार्ग के परीक्षणों में जियाओयान ने आत्मा कमान को पकड़ लिया और कहा, मैं एक अतिरिक्त परीक्षण लेना चाहता हूँ। आत्मा मूल्यांकन परीक्षण को चुनौती दो। हालांकि वह इस बात को लेकर अनिश्चित था कि उसने अंदर कितने दिन बिताए थे, लेकिन वह हुन लाओबुई द्वारा उसके प्रवेश पर बताई गई बात को नहीं भूला था। आत्माओं के हॉल ने आत्मा और आत्मा कौशल की खेती पर अधिक जोर दिया, इस प्रकार उसे अपनी आत्मा से लड़ने के लिए आत्मा कौशल पर आधारित परीक्षणों का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित किया। इसका मतलब यह था कि शुरू से ही हुन लाओबुई ने उसे अपनी साधना या डू तकनीक पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आत्मा की ताकत के आधार पर चुनौतियों का सामना करने की सलाह दी थी। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसकी साधना बहुत कमज़ोर थी। इसके विपरीत उसके पास अपनी जन्मजात प्रतिभा के कारण एक असाधारण रूप से मजबूत आत्मा थी। ये प्रतिभा उसे एक अनुकूल रेटिंग प्रदान कर सकती थी। जियाओयान ने शुरू में आत्मा मूल्यांकन परीक्षण को चुनौती देने का विकल्प नहीं चुना था क्योंकि उसके दिमाग में यही क्षण था एक अतिरिक्त परीक्षण लेने का। उसने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था, पहले कुछ आत्मा अंक अर्जित करें और उन्हें एक गोली के बदले में दे जो उसकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएगी, फिर आध्यात्मिक शक्ति चुनौती के साथ आगे बढ़ें। उसने सोचा कि ये दृष्टिकोण निश्चित रूप से उसके स्कोर में थोड़ा और जोड़ सकता है। अगर वह सीधे एक उच्च जुबान वर्ग तक पहुंच सकता है और 1000 आत्मा अंक प्राप्त कर सकता है, तो आत्मा हृदय एकत्रीकरण आत्मा तकनीक उसकी पहुंच में होगी। खासकर हुन युकुन के साथ लड़ाई के बाद आत्मा प्रशिक्षण विधि के लिए उसकी इच्छा और भी प्रबल हो गई। बस सोल कमान ने अपने शब्दों के गिरने के साथ एक फीकी भूतिया रोशनी उत्सर्जित की, जिससे उसका दिमाग क्षण भर के लिए धुंधला हो गया। जियाओयान अब इससे हैरान नहीं था। सोल कमांड में किसी की आत्मा को शरीर छोड़ने और हुन दायरे के रास्तों को पार करने की चमत्कारी क्षमता थी। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को दूसरे परीक्षण क्षेत्र में पाया। उसके सामने 3 सोल लाइट झिल्लियों के साथ एक ट्रैक बिछा हुआ था जो बाधाओं के रूप में काम कर रही थी। क्या यह आध्यात्मिक शक्ति चुनौती के लिए जगह है? जियाओयान ने अपने हाथों को देखा।
वह निश्चित रूप से अपनी भौतिक अवस्था में नहीं था, बल्कि एक आत्मा शरीर के रूप में था जिसमें किसी भी भौतिक पदार्थ का अभाव था। तार्किक रूप से उसकी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति को देखते हुए उसके लिए एक आत्मा शरीर में बदलना असंभव होगा। फिर भी इस मार्ग के भीतर वह सोल कमांड की शक्ति उधार लेकर ऐसा करने में कामयाब रहा था। जुबान क्लास आध्यात्मिक शक्ति चुनौती शुरू की गई है। सबसे बुनियादी हाई हुआन क्लास सोल स्किल सीखें। सोल इम्पैक्ट। सोल स्किल। सोल इम्पैक्ट का उपयोग सोल लाइट झिल्लियों पर प्रहार करने के लिए करें। झिल्लियों को तोड़ना चुनौती को पार करने का प्रतीक है। आध्यात्मिक जानकारी की एक धारा तुरंत जियाओ यान के दिमाग में घुस गई और एक आत्मा कौशल का विवरण उसकी चेतना में तेजी से सामने आया। हाई हुआन क्लास सोल स्किल। सोल इम्पैक्ट। ये किसी की आत्मा को बहुत कम समय के लिए शरीर से बाहर निकलने की अनुमति देता है ताकि वह प्रतिद्वंद्वी की आत्मा से टकरा सके, जिससे बचाव करना लगभग असंभव हो जाता है। उसने गहरी भौहें सिकोड़ी। ये सोल इम्पैक्ट हॉल ऑफ सोल्स के भीतर सबसे कमजोर सोल स्किल होना चाहिए क्योंकि यह केवल हाई हुआन क्लास में था। हालांकि यह सोल स्किल काफी दुर्जय प्रतीत होता था क्योंकि यह आत्मा को प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने के लिए अस्थायी रूप से शरीर छोड़ने की अनुमति देता था, लेकिन उसने इसे किसी भी तकनीक से रहित एकमात्र टकराव वाला हमला समझा। ये किसी और के सिर पर सिर मारने जैसा था। जीत या हार पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती थी कि किसका सिर कठोर था। दूसरे शब्दों में, ये सोल इम्पैक्ट इस बारे में था कि किसकी आध्यात्मिक शक्ति अधिक मजबूत थी। कमजोर पक्ष प्रतिद्वंद्वी की आत्मा की टक्कर से बेहोश हो जाएगा। ये प्रतिद्वंद्वी की आत्मा को चकनाचूर भी कर सकता है और उन्हें अपनी आत्मा खोने का कारण भी बन सकता है। हालांकि अगर प्रतिद्वंद्वी की आत्मा किसी की अपनी आत्मा से अधिक मजबूत थी, तो यह एक अंडे को चट्टान पर पटकने जैसा होगा। यह मूलतः आत्महत्या का कृत्य था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने चुनौती परीक्षण के लिए इस तरह के आत्मिक कौशल को चुना। इस कौशल में कोई तकनीकी सामग्री नहीं है, ये पूरी तरह से व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर करता है। हुन लाओ गुई ने उसे धोखा नहीं दिया था। उसने आध्यात्मिक शक्ति परीक्षण की सिफारिश की क्योंकि यह वह जगह थी जहां उसे सबसे अधिक लाभ था। डूक्यूई साधना स्तर पर आधारित एक वास्तविक लड़ाई में विरोधियों की क्षमताओं में अंतर के कारण परिणाम पलक झपकते ही बदल सकता है। उदाहरण के लिए, चुयून साम्राज्य के जहर संप्रदाय के झांग चुवानवू का उचित तैयारी के बिना सामना करना बेहद खतरनाक हो सकता है। हालांकि औषधीय गोलियों की एक सरणी से लैस एक कीमियागर जियाओ यान इसे संभालने में कामयाब रहा। हुनयुकुन के साथ लड़ाई के दौरान जियाओ यान का लाभ एक डी क्लास डू तकनीक रखने से आया था। फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी के बिना वह संभवतः हार जाता। हालांकि आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण सीधा था। किसी की आध्यात्मिक शक्ति की ताकत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वह थी। ये किसी के पास दुर्जय डू तकनीक या आत्मा कौशल होने के आधार पर नहीं बदलता था, न ही ये किसी की साधना की शक्ति के साथ बदलता था। ये परीक्षण जन्मजात प्रतिभा के परीक्षण के समान था। जियाओ यान क्रॉस लेग बैठ गया और उसने अभी अभी प्राप्त आत्मा की जानकारी को याद करना शुरू कर दिया। भले ही वह चुनौती पास न कर पाए, लेकिन मुफ्त में हाई हुआन क्लास आत्मा कौशल सीखना फिर भी एक जीत थी। कौन जानता था, शायद यह आत्मा कौशल एक महत्वपूर्ण क्षण में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। यह आत्मा कौशल सीखना बहुत मुश्किल नहीं लगता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आत्मा शरीर की स्थिति में होने से आत्मा कौशल सीखना आसान हो जाता है? जियाओ यान धीरे से खड़ा हुआ और अपने सामने प्रकाश झिल्ली को देखा। इस आत्मा कौशल का उपयोग करने की विधि को समझने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। डू तकनीकों के विपरीत इस आत्मा कौशल में दक्षता का कोई स्तर नहीं था, महारत का कोई छोटा या बड़ा स्तर जैसी कोई चीज नहीं थी। आत्मा प्रभाव की प्रभावशीलता पूरी तरह से व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर करती थी। कुछ समय तक इसका अध्ययन करने के बाद जियाओ यान को अपने सामने मौजूद प्रकाश झिल्ली की गहरी समझ प्राप्त हुई। भले ही झिल्ली पतली लग रही थी, लेकिन अगर किसी की आध्यात्मिक अवस्था मध्यवर्ती नश्वर अवस्था से कमजोर थी, तो इसे तोड़ा नहीं जा सकता था। इस जुबान क्लास आध्यात्मिक शक्ति चुनौती में 3 प्रकाश झिल्ली शामिल हैं, जो संभवतः निम्न, मध्यवर्ती और उच्च जुबान क्लास स्तरों के अनुरूप हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं उच्च जुबान क्लास रेटिंग तक पहुंचना चाहता हूं, तो मुझे क्रमिक रूप से तीनों प्रकाश झिल्लियों को तोड़ना होगा। जियाओ यान ने अपने माथे को थपथपाया। वर्तमान में उसकी आत्मा शरीर अवस्था में आत्मा प्रभाव का उपयोग करना मूल रूप से बाधाओं के माध्यम से सीधे सिर मारने जैसा था। एक तरह से यह आत्मा प्रभाव प्रभावी रूप से किसी के सिर को मजबूत बनाता है। आत्मा प्रभाव के पीछे कोई तकनीक नहीं थी, ये सिर्फ इस बात का मामला था कि किसके पास मजबूत सिर था। अपने दांत पीसते हुए जियाओ यान आगे बढ़ा और सीधे और क्रूर तरीके से पहले प्रकाश झिल्ली में सिर से टकराया। झिल्ली कांच की तरह एक धमाके के साथ टूट गई और उसने तुरंत एक प्रतिबल महसूस किया जिसने उसके दिमाग को थोड़ा चकित कर दिया। तो यह एक आत्मा प्रभाव की तरह लगता है। आत्मा कौशल का उपयोग करने से खुद को कुछ जोखिम उठाना पड़ता है।
आत्मा प्रभाव आत्मा कौशल का सबसे बुनियादी था, जबकि अधिक उन्नत वाले अनिवार्य रूप से प्रकृति में समान थे। सभी में दूसरों पर हमला करने के लिए किसी की आत्मा को संघनित करना शामिल था। आत्मा कौशल के साथ कोई भी दुर्घटना किसी की आत्मा को प्रभावित कर सकती है। जियाओ यान रुका नहीं, इसके बजाय उसने अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ना जारी रखा। दूसरे प्रकाश झिल्ली में सिर के बल हमला किया। उसने तुरंत महसूस किया कि उसकी आत्मा हिंसक रूप से कांप रही है, क्योंकि हवा में टूटने की तीखी आवाज़ भर गई। मैं इस पर विश्वास करने से इनकार करता हूँ। उसकी मुट्ठियाँ कसकर बंद हो गईं और उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए, क्योंकि वह तोप के गोले की तरह आखिरी प्रकाश झिल्ली से टकराया। एक गहरी घंटी जैसी आवाज़ के साथ जियाओ यान वापस उछला और ज़मीन पर गिर गया। अगर कोई इस समय उसकी हालत देखता तो वह बेहद हैरान हो जाता। उसका आत्मा शरीर एक खराब टेलीविज़न स्क्रीन की तरह टिमटिमा रहा था, जो मुश्किल से अपना आकार बनाए रख पा रहा था। जुबान क्लास सोल इवैल्यूएशन टेस्ट पूरा करने के बाद आपको हाई जुबान क्लास सोल एनवॉय की उपाधि दी जाती है। आप ट्रायल ग्राउंड से बाहर निकलकर ट्रेजर हॉल में प्रवेश कर सकते हैं और अपने सोल पॉइंट्स का उपयोग संसाधनों के लिए कर सकते हैं। जियाओ यान इस आध्यात्मिक आवाज़ को सुनकर धीरे से उठ बैठा, मुस्कुराया और प्रकाश झिल्ली की ओर देखा, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से बीच में एक छोटा सा छेद था। अरे हुनहुजी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? क्या तुम मुझे कुछ अतिरिक्त अंक दे सकते हो अगर मैं कुछ गोलियां परिष्कृत करूं? अध्याय 50, हॉल ऑफ सोल से भागना। अरे हुनहुजी, क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? क्या तुम मुझे कुछ अतिरिक्त अंक दे सकते हो अगर मैं कुछ गोलियां परिष्कृत करूं? जियाओ यान अब तक खेल को अच्छी तरह समझ चुका था। चाहे जो भी हो, उसका लक्ष्य अब हॉल ऑफ सोल से हर आखिरी लाभ निचोड़ना था। एक बार यह अवसर चला गया तो शायद कोई दूसरा अवसर न मिले। चुनौती परीक्षण के माध्यम से आत्मा अंक प्राप्त करने का यह उसका एकमात्र मौका हो सकता है। उसे संदेह था कि अगर वह अभी चला गया तो भविष्य की चुनौतियां वैसी नहीं होंगी। चूंकि हुनहुजी ने ही उसे पहले स्थान पर सोल कमांड के साथ हॉल ऑफ सोल्स में भेजा था, इसलिए बदले में कुछ लाभ की उम्मीद करना ही उचित था, है न? जी। जब जियाओ यान ने सोल कमांड से अजीब सी हंसी सुनी तो उसे पक्का पता चल गया कि यह हॉल ऑफ सोल्स की बुरी चीज़ थी जो सामने आ रही थी। ऐसी अजीब आदत युवाओं में आम नहीं लगती। तुम बूढ़े साथी इस पूरे समय मुझे नहीं देख रहे हो, है न? जियो यान अपने आत्मा रूप में धीरे से उठकर बोला। हुनहुजी की आध्यात्मिक आवाज़ हर तरफ से आई। तुमने आत्मा पथ को चुनौती देने के लिए मेरे द्वारा दिए गए आत्मा आदेश का उपयोग किया, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैंने किया है। जियो यान ने केवल उदासीन तरीके से अपने कंधे उचकाए। वह एक साधारण डू प्रैक्टिशनर क्या कह सकता था? भले ही हुनहुजी ने अचानक उसे थप्पड़ मार दिया हो, लेकिन वह व्यर्थ मरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। 16 साल तक इस दुनिया में रहने के बाद वह अच्छी तरह से समझ गया था कि यह एक ऐसी दुनिया थी जहां ताकतवर का सम्मान किया जाता था और कमज़ोर की कोई बात नहीं होती थी। उसके सामने की जगह एक भिनभिनाने वाली आवाज़ से गूंज उठी और हुनहुजी की आत्मा का प्रक्षेपण धीरे धीरे प्रकट हुआ। जियो यान ने बिना किसी हिचकिचाहट के आत्मा आदेश निकाला और इसे कुछ बार लहराते हुए कहा, क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि जब तक मैं जहर को हल कर सकता हूँ, मैं इस टोकन को इनाम लेने के लिए आत्माओं के हॉल में ले जा सकता हूँ? जी, मैंने वास्तव में जो कहा था वह ये था कि यदि तुम नहीं मरते तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने पर विचार करता। हुनहुजी ने एक वाक्य में शियाओ यान के झूठ को तोड़ दिया। यद्यपि वह बूढ़ा था, लेकिन वह बुढ़ापे से बहुत दूर था और उसे अपने शब्द अच्छी तरह याद थे। शियाओ यान ने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया, मैंने तुम्हारे हॉल ऑफ सोल्स के कामों के बारे में सुना है। मैं तुम्हारा शिष्य नहीं बनना चाहता। मेरे पास जो कीमिया तकनीकें हैं वे पर्याप्त हैं। हॉल ऑफ सोल्स में मेरा शामिल होना तुमसे कीमिया सीखने के उद्देश्य से नहीं था। हुनहुजी जोर से हंस पड़े, मानो उन्होंने सबसे मज़ेदार चुटकुला सुना हो। हा, ये सोचना कि कोई वास्तव में मुझसे कीमिया सीखने से इनकार कर देगा। हुनहुजी, क्या तुम्हें एहसास है कि मैं एक कीमियागर हूं जो 9वीं स्तरीय रहस्यमय गोली को परिष्कृत करने में सक्षम हूं? 9वीं स्तरीय औषधीय गोली पहले से ही डुक्यूई महाद्वीप में कीमिया का शिखर थी। इसे 3 प्रकारों में विभाजित किया गया था: खजाना गोली, रहस्यमय गोली और स्वर्ण गोली। उच्चतम श्रेणी की स्वर्ण गोली का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि एक रहस्यमय गोली भी लंबे समय से डुक्यूई महाद्वीप में नहीं देखी गई थी। हुनहुजी की 9वीं स्तरीय रहस्यमय गोली को परिष्कृत करने की क्षमता झूठ नहीं थी, उसके पास वास्तव में वह क्षमता थी। जियाओ यान ने अपने कानों से बेखबर होकर छेड़छाड़ की। स्पष्ट रूप से हुनहुजी के भव्य दावों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। चाहे वह 8वीं स्तरीय, 9वीं स्तरीय या यहाँ तक कि द्वितीय गोली हो, ऐसे स्तर उसके वर्तमान दायरे से बहुत दूर थे। उसका दिमाग अभी पूरी तरह से आत्मा तकनीकों की खेती करने और अपने ज्वाला मंत्र को विकसित करने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए स्वर्गीय लपटों को इकट्ठा करने पर केंद्रित था। वह खुद को और अधिक चिंता में नहीं डाल सकता था, भले ही वह चाहता हो। ठीक है, भले ही मैंने खुद कीमिया सीखी हो, लेकिन मैं कीमियागरों के बीच गुरु शिष्य के रिश्ते के महत्व को समझता हूँ।
किसी को यूं ही शिष्य बना लेना संभव नहीं है, खासतौर पर तुम्हारे जैसे उच्च स्तरीय कीमियागर के लिए तो बिल्कुल नहीं। मैं वाकई स्वीकार नहीं कर सकता, जियाओ यान ने सीधे मना कर दिया। हुनहुजी जैसी क्षमता वाले कीमियागर का अचानक उसे शिष्य बनाना चाहने की बात पर वह लाखों सालों में भी यकीन नहीं कर सकता था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं, जियाओ यान, अपने 800 संदेहों के साथ इस पर यकीन कर सकता हूँ? हुनहुजी की बूढ़ी आंखों में आश्चर्य की एक चमक दौड़ गई। उसे 16 साल के एक युवा से ऐसी चतुर प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। अगर कोई और कीमियागर होता जिसे उच्च स्तरीय कीमियागर द्वारा प्रशिक्षुता की पेशकश की जाती, तो वे स्वीकार किए जाने के लिए जी जान से लड़ रहे होते। इसके अलावा जियाओ यान को अपना शिष्य बनाने के उसके इरादे का वास्तव में एक उद्देश्य था। हुन कबीले को एक अत्यंत विशेष औषधीय गोली को परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। भले ही उसके अपने कीमिया कौशल डू क्यूई महाद्वीप में बेजोड़ थे, और यहाँ तक कि निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम की सहायता से भी, जिसे स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रखा गया था, फिर भी उसे इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था। इसलिए उसे संभवतः शोधन में सफल होने के लिए उसके साथ सहयोग करने के लिए 9वीं श्रेणी के रहस्यमय गोली कीमियागर की आवश्यकता थी। जियाओ यान की कीमिया प्रतिभा वास्तव में उच्च थी, यही वजह थी कि उसने उस पर अपनी नज़रें टिकाई थीं। हुनहुजी ने एक भयावह मुस्कान दी और कहा, बच्चे, तुम्हारी मानसिकता खराब नहीं है, इसलिए मुझे सीधे मुद्दे पर आना चाहिए। मुझे एक ऐसे कीमियागर की ज़रूरत है जो 9वीं स्तरीय रहस्यमय गोली को परिष्कृत करने में सक्षम हो, ताकि वह मेरे साथ मिलकर एक विशेष औषधीय गोली को परिष्कृत कर सके। डू क्यूई महाद्वीप में 5 से ज़्यादा कीमियागर नहीं हैं जो 9वीं स्तरीय रहस्यमय गोली को परिष्कृत कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे साथ काम नहीं कर सकता। जियाओ यान हैरान दिख रहा था और उसने पूछा, क्या आपका मतलब है कि आप चाहते हैं कि मैं 9वीं स्तरीय रहस्यमय गोली को परिष्कृत करने में सक्षम होने के बाद कीमिया में आपके साथ सहयोग करूं? हुनहुजी को सिर हिलाते हुए देखकर जियाओ यान ने सोचा कि उसके सामने बैठा बूढ़ा आदमी पागल हो गया है। पूरे डू क्यूई महाद्वीप में इतने कम कीमियागर 9वीं स्तरीय रहस्यमय गोली को परिष्कृत करने में सक्षम थे कि उन्हें एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता था। और यहाँ वह था, केवल 16 साल का, अपनी कीमियागर श्रेणी को प्रमाणित करने के लिए कीमियागर गिल्ड में भी नहीं गया था। फिर भी यह बूढ़ा आदमी इतना आश्वस्त था कि वह, जियाओ यान, इस स्तर तक पहुंच सकता है। लेकिन कोई वास्तव में इसके लिए हुनहुजी को दोष नहीं दे सकता। हालांकि हुन कबीले के वंशजों में स्वाभाविक रूप से मजबूत आध्यात्मिक शक्ति थी, लेकिन कीमिया में उनकी प्रतिभा बेहद खराब थी। इसके अलावा कबीले के भीतर कीमिया विरासत की कमी थी। हुनहुजी को खुद बाहर जाकर दूसरों से गुप्त रूप से सीखना पड़ता था। इसके अलावा कुछ कारणों से हुन कबीले को हर जगह आत्मा के शरीर की तलाश करनी पड़ती थी, और कीमियागरों के आत्मा शरीर को सबसे अच्छा माना जाता था। इससे डू क्यूई महाद्वीप के कीमियागर संगठन पिलटॉवर के साथ खूनी झगड़ा हुआ, जिससे वे सार्वभौमिक निंदा का लक्ष्य बन गए। एक और 9वीं श्रेणी के रहस्यमय पिल कीमियागर को खोजने का कोई तरीका नहीं था। जियाओ यान की आंखें चालाकी से चमक उठी क्योंकि उसने एक योजना बनाई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मेरी वर्तमान साधना के साथ 9वीं श्रेणी के कीमियागर स्तर तक पहुंचना वास्तव में एक लंबी कोशिश है। अगर मेरे पास स्वर्गीय ज्वाला या ऐसा कुछ होता, तो मेरा सुधार बहुत तेज होता। वह जितना हो सके उतना ऊन निकालने के लिए दृढ़ था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हुनहुजी था या यहाँ तक कि हुन कबीले का मुखिया इस समय उसके सामने खड़ा था, उसे आज कुछ लाभ प्राप्त करने थे। इसके अलावा पहले से सहमत होना कोई नुकसान वाली स्थिति नहीं थी। क्या वह वास्तव में 9वीं श्रेणी का कीमियागर बन सकता है, यह निश्चित था। इसलिए अगर इसकी कोई कीमत नहीं है तो ये पूरी तरह से कानूनी खाली चेक क्यों नहीं लिखा जाए। खुद एक बूढ़ा लोमड़ी होने के नाते हुनहुजी आसानी से जियाओ यान के शब्दों के पीछे के अर्थ को समझ सकता था और कहा, स्वर्गीय ज्वाला तियान क्लास ट्रेजर हॉल में उपलब्ध है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उनके पास वास्तव में ये था। जियाओ यान ने अपने उत्साह को नियंत्रित किया। एक पोकर चेहरा बनाए रखते हुए उसने शांति से कहा, तियान क्लास। कौन जानता है कि मैं तियान क्लास रेटिंग तक कब पहुंचूंगा। हुनहुजी ने हल्की मुस्कान के साथ एक भव्य इशारा किया, जिससे पूरा स्थान एक पल में गायब हो गया। अगले ही पल जियाओ यान ने खुद को घास के मैदान पर वापस पाया। अब वह अपनी आत्मा शरीर की स्थिति में नहीं था। यह आत्मा शरीर की स्थिति वास्तव में अद्भुत है, जियाओ यान ने अंदर से आश्चर्यचकित होकर कहा। बड़े संगठनों के अपने फायदे जरूर थे, जियानान अकादमी के ब्लेजिंग स्काई क्यूई रिफाइनिंग टावर की तरह। हॉल ऑफ सोल्स के सोल पाथ ने आत्मा के रहस्यों को बेहतर ढंग से समझना और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना आसान बना दिया। हुनहुजी का आत्मा प्रक्षेपण चुपचाप एक तरफ खड़ा था, और जियाओ यान ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। मछली को हुक पर लुभाने के लिए सबसे पहले चारा डालना चाहिए। एक जोरदार धमाके के साथ एक 3 पैरों वाली औषधीय कड़ाही उसके सामने प्रकट हुई। सबसे अच्छा चारा। बेशक उसकी कीमिया प्रतिभा थी। जियाओ यान ने अपनी स्टोरेज रिंग से कई जड़ी बूटियां और रैंक 2 मॉन्स्टर कोर निकाला।
इस बार उसका इरादा एक तीसरी श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत करने का था।